गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइब्रिडाइजेशन देखो, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी समझ ली है पूरी बहुत ढंग से क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर्स का, बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर अपन ने सीख लिए थे। उसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन वाले के 3 रूल के साथ सीखे थे। ठीक है, उसके बाद कुछ थोड़े से डिफरेंट थे जिसमें एक HgCl2 था, वो डी ब्लॉक का आ गया था। ठीक है, और कुछ कुछ जिसमें माइनस आ रहा था, Br3 माइनस, F3 माइनस, सॉरी Cl3 माइनस, I7 माइनस, तो कुछ माइनस वाले अलग थे, समझ गए। तो जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे अलग अलग जगह के, वो सारे 19 क्वेश्चन अपन ने लिख के सॉल्व कर लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना अपन बहुत अच्छे से सीख गए। उसके बाद अगली चीज़ जो आती थी उसमें ज्योमेट्री और शेप, दोनों चीज़ें अलग है। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के सिखा दिया था, ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है। ठीक है, हर चीज़ का। फिर लोन पेयर के साथ क्या क्या चेंजेस आते जाएंगे, ये भी अच्छे से बता दिया था तुम लोगों को। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम में मैंने पढ़ाया था ना तुम लोगों को ढंग से स्ट्रक्चर समझा के, उसी को मैं एक टेबल में फाइनल पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ। क्लियर है, ताकि तुमको ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर और वैसे पर वाले में कंफ्यूजन ना रहे कुछ। क्लियर है, फर्स्ट से लेके 6 तक सारे अपन लिखते जाते हैं। चलो यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक क्या अपना, हाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है बेटा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, उसके बाद फिर थ्योरीज लिख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की जो भी है। चलो पहला क्या लिखा था अपन ने, sp। ठीक है, अब इसके जस्ट बाजू में मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, वो याद रखोगे तुम लोग। ठीक है, पहला क्या है, वैसे पर अभी अपन ने पढ़ाया नहीं है, बट वैसे पर के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलूंगा वो मैं लिखते जाऊंगा। ठीक है, नॉर्मली कितने बॉन्ड या कितने अपन इसमें काउंट करते हैं, ऐसा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, वो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। हाँ, वैसे पर ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड जो अपन ने उस दिन गिना था कि sp में कितना है। ठीक है, फिर अगला लिखना है परसेंटेज s कैरेक्टर हर चीज का। क्या लिखेंगे, परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s का पूछता है, परसेंटेज POD पूछता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, परसेंटेज s लिखेंगे। फिर उसके बाद अपन लिख लेंगे टाइप हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए। हाँ, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के साथ, चलो लोन पेयर पहले लिख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, उसके साथ ही लिखो नंबर ऑफ लोन पेयर। फिर लिखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है। फिर ज्योमेट्री लिखेंगे, शेप लिखेंगे, और फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्योमेट्री, शेप, ये पेन दिख रहा है बेटा पीछे वालों को, नहीं, और इधर एग्जाम्पल। क्लियर है सभी को, टेबल कैसे बनेगी। तुम लोग इस टेबल को कॉपी को ऐसे करके बनाओगे, क्योंकि ऐसे में तुमको पूरी टेबल आएगी नहीं, या तो फिर दोनों पेज एक साथ यूज करने पड़ेंगे। दोनों पेज एक साथ यूज कर लो तो आ जाएगी टेबल, वरना एक में नहीं आ पाएगी। क्लियर है, चलो स्टार्ट करूँ लिखना, पहले से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था अपना sp, कल पढ़ के आए थे अपन। sp में वैसे पर के अकॉर्डिंग जब भी इसको लिखते हैं ना, तो वैसे पर में एक सेंट्रल एटम लेते हैं और साइड के 2 डंडे लेते हैं। ठीक है, तो इसका वैसे पर वाला स्ट्रक्चर क्या आएगा, AB2। A क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, A है सेंट्रल, B है साइड एटम, और L अगर आता है तो वो है लोन पेयर। ये चीज समझ में आई, A क्या है सेंट्रल एटम, B क्या है साइड एटम, और लोन पेयर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, जस्ट स्ट्रक्चर बोलो या जो भी बोलो, ठीक है, A, B और B, समझ गए कैसा है। A सेंट्रल एटम है, B साइड एटम है। क्लियर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, कितने बॉन्ड है, S और P 2 है ना, और 2 बॉन्ड दिख भी रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने लिखूंगा, 2। लोन पेयर अभी है क्या इसमें, तो 0। परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखो 2 चीजों से मिलके बनाना है sp, तो अगर इसका गोला बना के ऐसा, आधा ऐसे आधा p है, तो s कितना है, 50% हुआ ना, या फिर क्या लिखूंगा मैं, हाफ। दोनों चीजें सही है, 50% या आधा। ठीक है, अगला ज्योमेट्री क्या होगी इसकी,
sp की लीनियर होती है, दो डंडे ही हैं, दो डंडे सबसे बेस्ट ऐसे अरेंज हो सकते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या लिखूंगा मैं, लीनियर। शेप भी क्या होगा इसका, लीनियर, क्योंकि शेप हमेशा लोन पेयर के साथ चेंज होता है, लोन पेयर आता है तो शेप चेंज होता है, और अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, सेम रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया, इसका एग्जांपल्स कुछ लिख देते हैं। ठीक है, BeF2 CO2 CF2, BeF2 CO2 CF2, क्लियर है। ये तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इस सबके sp आएंगे, चाहे किसी भी फॉर्म से निकाल लो। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। अगला, ठीक है, सेकंड लिख रहा हूं बेटा मैं ना, और इसमें लोन पेयर वाली कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि एक डंडा तोड़ दूंगा तो फिर एक ही बचेगा ना, तो उसमें क्या ही लोन पेयर वाली चीज, एटलीस्ट मिनिमम दो डंडे तो होने चाहिए कोई भी शेप को बताने के लिए। एक ही डंडे से मैं शेप कैसे बताऊंगा किसी चीज का, कुछ नहीं बता सकता। दो होंगे तो मैं बता सकता हूँ कि V हो रहा है, लीनियर हो रहा है, एल शेप हो रहा है, कुछ भी। क्लियर है, तो मिनिमम दो डंडे तो होने चाहिए शेप के लिए। नहीं बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल में फर्क पड़ता है। ठीक है, वो मैं फिर अलग से पढ़ा दूंगा, बेटर है, इसमें कहाँ हाथ पहुंच होगा। अगला क्या होता है अपना sp2 सारे। ठीक है, sp2 में देखो कितने हैं, ये तीन है ना, 1 2 3, एक s का है, दो p के हैं, तीन है, तो इसके बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तीन। ठीक है, तो सेंट्रल एटम एक होगा, एक b, दूसरा b, और ये तीसरा भी, ऐसे होंगे तीनों। बताए थे ट्राइगोनल प्लेनर में जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा, AB3, साइड एटम कितने होंगे, तीन। तो तुम पता है इस चीज को इससे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ एक दो तीन लिखे और यहाँ दो ही क्यों लिखे हैं, ये सब चीजें अलग है। ये मैंने शेप से लिखा है, मतलब स्ट्रक्चर से लिखा है कि एक सेंट्रल एटम और साइड में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, ए को ले लो और बी को बॉन्ड पेयर ले लो। बी जो है साइड एटम का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर, और एल मतलब लोन पेयर। तो ये सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर कितने, दो है ना, और यहाँ बॉन्ड पेयर कितने, तीन है। आ रहा है बेटा समझ में सभी को, फर्स्ट बेंच। ठीक है, इतना है समझ में आता। इसमें लोन पेयर है क्या, अभी कुछ भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तीनों बॉन्ड बना रखे मैंने। इसका परसेंटेज एस कितना होगा, देखो इसमें तीन चीज है ना, एस और पी के दो हैं, तो इस बॉक्स को मेरे को तीन पार्ट में बांटना पड़ेगा, एक एस है और दो पी है। तो इसका एस कैरेक्टर कितना होगा, 33.33, ये समझ में आता है। या फिर क्या बोलूं मैं, 1/3, एक तिहाई है ना इसका, पूरे सर्कल का 1/3 ही है, तो 1/3 बोलूंगा या 33.33। क्लियर है सभी को। ठीक है, अरे यार ये ना थोड़ा उसमें आ गया है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको। ठीक है, एस पी पी और एस कितना होगा, 33.33% या फिर 1/3। क्लियर है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइंगल दिख रहा है ये। ठीक है, और ट्राइंगल प्लेन में है ना, ये सारे कोने जोड़ने बोला था मैंने, ये तो ये कोने जोड़ दिए तो ट्राइंगल और एक ही प्लेन में, तो क्या बोलता है इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप क्या होगा, सेम वही ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि अभी लोन पेयर नहीं है ना, लोन पेयर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। क्लियर है, फिर ये बना दिया। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं अब। ठीक है, इसका चलो ये समझ गए। ठीक है, अब इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि sp2 में क्या मैंने बताया था कि तीन डंडे हैं, ऐसे थे तीन डंडे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर में जा रहा था। अगर मैं एक डंडा तोड़ देता हूँ तो एक लोन पेयर आएगा इसके पास, तो शेप कैसा दिख रहा है, वी शेप। ठीक है, विद वन लोन पेयर। तो अब इसका नाम चेंज करके मैं क्या कर दूंगा, ए बी वाले का AB2L, एक लोन पेयर, और बॉन्ड दो ही बचे ना, सेंट्रल एटम में दो बॉन्ड बचे और एक लोन पेयर, सेंट्रल एटम में तीन बॉन्ड थे। क्लियर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं अभी, दो। ये देखो ना बी वाला बॉन्ड पेयर मतलब बी, ये इससे याद रख लो बस। लोन पेयर मतलब एल। ठीक है, यहाँ एल था ही नहीं दोनों में, इसमें एल, तो इसमें कितना है, एक है। ठीक है, अब ये वाली चीज तो वही रहेगी sp2 वाला,
तो इसको कुछ करना ही नहीं है भाई, उतनी रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती लोन पेयर के आने से। ज्योमेट्री क्या रहेगी अपनी? ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। शेप चेंज होगा ना, शेप क्या हो जाएगा? बैंड वी शेप। बैंड वी शेप बोलूं या वी शेप बोलूं या बैंड शेप, जो भी तुमको बोलना हो, बट बेटर है वो ये लिखा है बैंड वी शेप। क्लियर है? इसका कैसे बनेगा? अरे यार थोड़ा जगह, बैंड वी शेप ए है, एक भी ये रहा और एक भी ये रहा और एक लोन पर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर इधर इसके एग्जांपल अब ये है, इससे देख के बोल देना बेटा, है ना। FO2 है वो, ठीक है। अब एग्जांपल में ऐसे रटे नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल जो कॉपी में लिखे हुए ऐसे कैसे लिखवा रहा हूँ तुम लोगों को, और निकालना तो सिखाई दिए, आराम से निकालोगे किसी का भी, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को एक और बॉन्ड तोड़ सकता हूँ क्या मैं? एक बॉन्ड और तोड़ा तो एक बॉन्ड क्या ही शेप देगा? मिनिमम 2 बॉन्ड तो होने चाहिए ना मुझे कोई भी शेप बनाने के लिए या कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसीलिए मिनिमम इसमें एक लोन पेयर वाली ही कंडीशन आएगी, उससे ज्यादा नहीं आती है। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है अपना? sp3, ठीक है। sp3 वाला है। sp3 में a कितने बॉन्ड है? s और p के 3 कितने? 4 है ना, तो ab 4 बॉन्ड 4 है। इसी का स्ट्रक्चर अब यहां बनाऊंगा a और b4। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4। लोन पेयर कितने हुए? 0। परसेंटेज एस कितना आएगा? एस है और 3 पी है ना, समझ गए ना? 3 पी आएंगे ऐसे, इसको प्लस करके अगर बांट दूंगा तो एस का तो 1/4 ही आया ना, तो एस का या तो बोलो 25% या फिर 1/4 ही है परसेंटेज एस, ठीक है। अब इसका शेप क्या होगा sp3 का? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और दोनों क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और ये भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होते हैं। क्लियर है? फिर ये बना लिया, इसके एग्जांपल बताओ। CH4, CCl4, PCl4+, ठीक है। ये विदाउट लोन पेयर है ना पहले वाले के। अब sp3 में देखो 4 डंडे हैं, मैं एक डंडा तोड़ दूं, एक डंडा तोड़ दूंगा तो एक लोन पेयर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर को एक कम कर दिया, मतलब पहले 4 बॉन्ड थे, अभी कितने हैं? 3, तो 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। समझ में आया सभी को? है ठीक है। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर कितने बचे? 3। लोन पेयर कितने? 1, ठीक है। और ये चीजें तो वही रहेगी, परसेंटेजेस थोड़ी ना चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और फिर ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा ना। शेप 3 अगर ऐसे लगे हैं, समझ गया ना, तो पिरामिड जैसा दिख रहा है ये, तो पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका, पिरामिडल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें बनाने में, कि 3 तो मैंने तोड़ दिया और एक ही लोन पेयर बचा ना बस, अब वो तो ये पिरामिडल आ गया है। क्लियर है सभी को? और इसका एग्जांपल बोलो बेटा। PF3 और H3O+, है ना, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एक बार निकाल के खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगला देखो, अभी भी 3 बॉन्ड बाकी है ना, तो मैं एक बॉन्ड और तोड़ सकता हूँ, तो तब जाके 2 बचेंगे। एक बॉन्ड और तोड़ूंगा तो एक लोन पेयर और आ जाएगा ना। तो अब क्या कर रहा हूं मैं? एक बॉन्ड और कम कर रहा हूं, AB2L2। तो बॉन्ड भी कितने अब? 2, और लोन पेयर भी कितने हो गए? 2। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। फिर एस कैरेक्टर वाली चीजें तो वही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही ना टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये गायब हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो चीजें तो वही आ रही है ना फाइनली, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन की वही रहती, शेप चेंज होगा। अब कितने? 2 ही बॉन्ड बचे ना, तो एक और मैंने गायब कर दिया, और कहीं भी वो मतलब 3D में जहां लगाना है तुमको लगा लो। क्लियर है? तो ये क्या होगा? बैंड वी शेप। रटना मत ये शेप सारे, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल बताओ।
H2O, H2S, H2S, NH2 माइनस, NH2 और माइनस। इसमें प्लस है ना H2 प्लस हाँ। तो H2 प्लस। वो हाँ कहीं भी लगा, वो ओवरऑल एक ही बात है ना। इतनी समझ में आ गई चीजें। अब इधर देखो बेटा, इसमें अब ये जो दो बॉन्ड हैं, इस दो में से मैं एक और बॉन्ड तोड़ सकता हूँ क्या? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का क्या ही शेप है, क्या ही बताऊं कुछ। दो तो मिनिमम होने चाहिए ना बॉन्ड, कुछ भी चीज बनाने के लिए मुझे दो लाइन चाहिए मुझे कुछ भी बनाने के लिए। तो ये यहीं पे रुक जाएगी इसकी चीजें, मतलब मैक्सिमम कितने लोन पेयर आ सकते हैं sp3 में? दो। ये चीजें यहीं रुकेगी, ठीक है। इसका अगला वाला लिखूं अब, sp3d वाला, ठीक है। चौथा sp3d, या फिर इसी को अपन और करके बोलते हैं dsp3, दोनों बोलते हैं, याद रखोगे। sp3d भी बोलेंगे और dsp3 भी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि डी पहले कब आता है? जब अपन डी ब्लॉक वाले पढ़ते हैं, या ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एक ही बात है। और उसके एग्जाम्पल क्या में आएंगे? कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था तुमको, K4 FeCN6 एक एग्जाम्पल बताया था मैंने, है ना। एग्जाम्पल एक में लिख देता हूँ, K4 FeCN6, मतलब इसका ये वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं है एग्जैक्ट, है ना। मैं तो बस तुमको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। इसका dsp3 है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना पड़ेगा। बट Fe क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो डी ब्लॉक एलिमेंट यूज होते हैं, वहां पे पहले डी भरता है। या तो डी का एक डब्बा भरेगा या दो, तीन वाली कंडीशन कहीं आती नहीं है वैसे, बट लिखने में अपन लिख लेंगे, ठीक है। या तो डी का एक डब्बा भरेगा तो dsp3 आएगा, या फिर डी के अगर दो पहले भरते हैं तो d2sp3 आ जाता है। इसमें डी पहले भर जाते हैं, बताया था वो पहले कॉपी में जाके चेक कर लेना, जहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था मैं इसका पूरा प्रोसीजर लिखवाया था, ठीक है। ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो बॉन्ड कितने? 3 4 5, एक S 3 P के और एक D का 5 है ना। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 5। तो A के पास में बॉन्ड पेयर कितने लिखूं मैं? बॉन्ड पेयर 5। लोन पेयर कुछ नहीं, तो L0 लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है, ठीक है। लोन पेयर कितने अभी? 0, ठीक है। इसमें क्या है? sp3d 5 है ना टोटल। तो इसको फिर मुझे बांटने में थोड़ा और दिक्कत होगा बेटा। 1 2 3 4 5, मान लो मैंने इस गोले को 5 में बांटा, एक S के होंगे, 3 P के और एक D का। तो इसका S कैरेक्टर कैसे निकालूंगा? टोटल डिवाइड कर दूंगा ना मैं 100 से, कितने? 5 डिवाइड कर दूंगा, 100 डिवाइड बाई 5 कर दूंगा तो आ जाएगा ना 20। 20 क्या है? S कैरेक्टर है, ठीक है। अब वो 1/4 वो चीजें तुम निकालते रहना। ये कितना आएगा? 1/5, एक 5वां है ना। 20 20 20 20 करके 5 चीजें आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 आएगा ना। समझ में? sp3d में S कितना पार्ट है? 1/5, ठीक है। फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? देखो इसमें क्या है अपना sp3d, जब भी ये D वाले आ जाएंगे ना, तो तुम्हारे पास पहली कंडीशन क्या आनी चाहिए? एक डंडा ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। उसके अलावा जितने भी बच रहे हैं उसको इस प्लेन में लगा देना। sp3d में कितने डंडे होने चाहिए? 1 3 और ये 5 है, तो एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, बस ऊपर नीचे एक एक लगेंगे। बाकी सारे डंडे इस प्लेन में लगाओगे। तो एक मैंने ये लगा दिया, कितने बचे? 5 थे, 2 हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, और एक और इधर लगा दूंगा 5वां। फिर इसके इस कोने से जोड़ दिए थे, तो ऊपर एक पिरामिड बन गया था, नीचे एक पिरामिड बन गया था। और पिरामिड ट्राइंगल के ऊपर बनाया ना, आ रहा है पीछे? थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखना फिर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड, ट्राइंगल के नीचे पिरामिड, तो इसका शेप क्या बताया था मैंने? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री क्या आएगा अपना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है? क्योंकि लोन पेयर 0 है, तो दोनों ही चीजें वैसी रहेगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसमें मैंने क्या बोला था? क्या बोला मैंने? नहीं आया। एक डंडा ऊपर, एक डंडा नीचे, बाकी तीनों कैसे आएंगे? इस प्लेन में आएंगे ना। तो 3 इस प्लेन में ऐसे ही आएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इसको ऐसे जोड़ के बता दिया था, अगर ऐसे देखना हो तो। ये इस प्लेन वाले थे, एक प्लेन वाले, और फिर इस कोने को इन तीनों से जोड़ूंगा तो ऊपर ट्रायंगल दिखेगा, इस कोने को इन तीनों से जोड़ूंगा तो नीचे ट्रायंगल दिखेगा। क्लियर है?
तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख जाएगा। इस कोने को जब तीनों से जोड़ोगे, नीचे को तीनों से जोड़ोगे तो बन जाएगा वो, जिसमें मैंने अभी बना के बताया था। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बता दो बेटा। PCL5 PCL5 बस। एक ही है, ठीक है चलो। विदाउट लोन पेयर ये एक ही एग्जाम्पल है PCL5। और अब इसी में देखो मैं डंडे तोड़ सकता हूँ ना, लेकिन एक कंडीशन फिर नहीं आती है, अपने को याद रखना है कि डी वाले तीन है अपने पास, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो d, d2, d3 तीन चीजें। तो जिसमें से जो सिंगल डी वाला आता है ना, उसमें इक्वेटर वाले से अपन डंडे हटाते हैं, लेकिन d2 और d3 वाले जो है उसमें एक्सिस वाले डंडे हटाते हैं। तो d2 और d3 में सिर्फ दो ही डंडे हट पाएंगे, लेकिन इसमें तीन डंडे हट पाएंगे, क्योंकि इक्वेटर में तीन डंडे है ना, तो तीनों डंडे हटा सकता हूं मैं। क्लियर है? तो तीन लोन पेयर तक की मैक्सिमम कंडीशन जनरेट होगी। समझ में आया सभी को? ठीक है, मैं साथ साथ में लिखते जाऊं सारी चीजें। चलो, अब मान लो इसमें अगर एक लोन पेयर आएगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, तो एक बॉन्ड कम कर दूंगा और एक लोन पेयर। दूसरे वाले के लिए एक और बॉन्ड कम कर दूंगा और एक और लोन पेयर बढ़ा दूंगा, और तीसरा डंडा बचेगा तो मैं एक और कम और ये एक बढ़ा दूंगा। तो तीन लोन पेयर तक की कंडीशन आएगी इसमें, क्योंकि तीन डंडे ब्लू कलर के इक्वेटर पे। क्लियर है? ये लिखा मैंने। अब मैं यहाँ बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड बी वाला है ना अपना, तो बॉन्ड पेयर 4, इसमें बॉन्ड पेयर कितने, 3, इसमें कितने, 2। लोन पेयर इसमें कितने, 1, इसमें 2, इसमें 3। ये चीज समझ में आ रही है सभी को साथ साथ में? ठीक है, अब ये वाली चीजें तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो sp3d ही रहेगा, चाहे कितने भी लोन पेयर आ जाए इसमें। ठीक है, ये हो गया। ये भी सेम रहता है, क्योंकि ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होती, तो ज्योमेट्री सभी की कितने भी लोन पेयर आ जाए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। शेप चेंज होगा लोन पेयर के साथ, और ये चीज वैसे पर बताता है। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका होगा। मान लो मैंने इसमें से एक डंडा हटा दिया, ये डंडा हटा दिया, तो कैसा दिख रहा है तुमको, के दिख रहा है ना, के। या फिर इसको जब मैं उधर ऐसा गिरा दूंगा, ऐसा गिरा दिया मान लो, तो ये दो जमीन पे टच होंगे और उसके ऊपर ये डंडा रखा रहेगा ऐसा, तो C4 दिख रहा है ना सभी को? ठीक है, तो C4 शेप, या क्या बोलते हैं, के शेप। तो इसका क्या आएगा, C4 बोलते हैं या फिर के शेप। ठीक है, अब मान लो मैंने दो डंडे हटा दिए, तो दो डंडे में ये वाला हटा दूं, बेस्ट है। वो दो डंडे हटा दिए, तो अब कैसा दिख रहा है, टी दिख रहा है ना, तो टी शेप। अगर दो लोन पेयर के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, टी शेप। मान लो वो एक और भी हटा दिया, ये भी और ये दोनों भी हटा दिए, तो क्या दिख रहा है, लीनियर। तो क्या शेप आ जाएगा, लीनियर। अगला लीनियर ही ना उसमें भी। ठीक है, समझ गए सारे कैसे आएंगे। एक डंडा हटाया तो C4 आया के, दो डंडे हटा दिए तो T, और तीनों हटा दिए तो L, मतलब सॉरी सीधा डंडा है तो लीनियर। क्लियर है सभी को? है ठीक है, बनाने की तो क्या ही जरूरत है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बना देता हूं मैं। ठीक है, ए पे एक ऊपर एक नीचे, और एक हटाया था ना, तो दो ऐसा। क्लियर है? और एक लोन पर यहाँ आ जाएगा। इस वाले का बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए में एक ऊपर एक नीचे, दो हटा दिए तो दो लोन पर यहाँ ही रह जाएंगे, और एक डंडा ऐसा, तो ये टी शेप दिख रहा है। ठीक है, इस वाले के लिए यहाँ बना देता हूँ। ए है, एक ऊपर है एक नीचे है, बाकी तो लोन पेयर है तीनों, तो ये सीधा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? है ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। C4 है, के शेप वाले के एग्जाम्पल क्या होंगे, SF4, XeO2F2। ठीक है, अगला टी शेप वाले के एग्जाम्पल क्या है, ClF3, ICl3, PCl3 माइनस। ठीक है, और लीनियर वाले के I3 माइनस है, वो Br3 माइनस, R3 माइनस। हाँ, और Br3 माइनस, और एक और क्या है, XeF2, ICl2 माइनस है, I3 माइनस है ना। हाँ वो है, हाँ है वो, I3 और Br3 माइनस दोनों है। हाँ क्या बोल रहे थे, समझ गए सारे? क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट इसमें? ये देखो, या तो मैं सीधा टेबल लिखवा के बोल देता याद कर लो,
इसलिए मैंने पहले समझा दिया ढंग से कि क्यों चीज़ें ऐसे बन रही है, वरना पता है बच्चे रट लेते हैं। ठीक है, कि वो पता है रटते कैसे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, फिर सीसॉ, फिर टी, फिर लीनियर, तो इसको लाइन से याद कर लेंगे कि 4 हैं तो 1 2 3 4 ऐसा। लेकिन थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ फ्लिप कर दोगे तुम। क्लियर है? चलो अब इसमें एक चीज और छूट रही है अपनी, वो मैं ये लिखते जाता हूँ, इनके एंगल्स पूछता है। ठीक है, मैं बॉन्ड एंगल कितना होगा, देखो ये चीजें मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच में एंगल। क्लियर है? यहाँ दो बॉन्ड के बीच में एंगल कितना दिख रहा है बेटा? 180 दिख रहा है ना। अब ये पूरा 360 का गोला होगा, 360 को 3 पार्ट में बांटना है मेरे को, तो 360 डिवाइड विथ 3 कर दूंगा तो कितना आएगा 180। तो इसके हर एक एंगल ये और ये कितना होगा? हाँ 120, 180 कौन बोला है? 120 डिग्री, 360 डिवाइड विथ 3। ठीक है, अब इस वाले में ये तो उसका अलग है, इसको फिर ऐसे नहीं देखोगे। ठीक है, जैसे जैसे अच्छा ये चीज फिर ऐसा है, मैं कुछ उधर ही लिखता हूँ। एक लोन पर बढ़ेगा तो 2.5 से एंगल कम होता है, तो वो फिर रटना मत, तुम बस समझ लेना। एसपी का कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि 360 को मैंने 2 से डिवाइड किया, पूरे गोले को 2 से डिवाइड करूँगा तो आधा ऊपर आधा नीचे रहेगा। इसमें 3 से डिवाइड किया ना 360 को, तो इसका कितना होगा? 120 डिग्री। अब जब भी एक लोन पेयर आ जाएगा ना, तो एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम होता है। याद रखोगे कितने से? 2.5 डिग्री से। तो ये चीज कहाँ लिखी है? यहाँ लिख देता हूं मैं। विद वन लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5 डिग्री। समझ गए चीज? विद वन लोन पेयर, एक लोन पेयर के साथ 2.5, 2 लोन पेयर आ गए तो 5, 3 आ गए तो 7.5। समझ गए? तो एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड एंगल कितने से कम होता है? 2.5 डिग्री से। तो इसका अगर 120 था तो 120 में से 2.5 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 7.5, 17.5, हाँ 17.5। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं 17.5, कहीं पूछा नहीं गया है। क्लियर है? sp3 में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये वाला, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट बोलते हैं, याद रखना। ये डैश गलती से नहीं लगा, मिनट का सिंबल ऐसे ही लगाया जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? पहले कैसे कम हो रहा है ऐसा? वाटर का बॉन्ड एंगल जहां भी होता है, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। तो वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन नहीं होता, क्योंकि वाटर में कितने लोन पेयर आते हैं? 2। तो एक लोन पेयर 2.5 डिग्री से कम करता है, तो 2 लोन पेयर मतलब 5। तो 109 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 104। तो 104 डिग्री 28 मिनट आएगा इसका आंसर, बॉन्ड एंगल। करते जाओ ना, मेरे को क्यों कर रहे हो? 120 में से 2.5 कम नहीं कर सकते? 2.5 कम करना है। अगर एक बॉन्ड पेयर है, 2 है तो 5, 3 है तो 7.5 कम कर लोगे, 4 है तो उसके हिसाब से कर लेना, 10 कम कर लोगे। वाटर का क्वेश्चन आता है, अमोनिया का आता है, इसलिए अमोनिया कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। तो बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए? 109 डिग्री। लेकिन उसमें लोन पेयर होते हैं ना, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर कुछ कम कर रहा होगा ना बॉन्ड एंगल, तो कितने से करता है? 2.5 से। तो इसका भी कितना आएगा अमोनिया का? कम हो जाएगा 107 के आसपास, 7, 8, 9, अरे 7 नहीं, 6.5 आएगा ना, 7, 8, 9, हाँ 6.5, 7, हाँ तो 7 ले लो या 6.5 ले लो, ऐसा 6.5 मतलब 106.5 ऐसा। ठीक है, तो वैसे करके तुम, क्योंकि अमोनिया, वाटर और जो भी नॉर्मल उसका कुछ होता होगा CH4, इनके आपस में पूछता है वो कितने कितने बॉन्ड एंगल होंगे, और तीनों के हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चेंज होते हैं, क्योंकि तीनों में लोन पेयर की चीजें अलग हो रही है। CH4 में 0 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तीनों के sp3 है, तो तीनों का 109 डिग्री नहीं होता, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो sp3 का कितना हो जाएगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट, पूरा लिख लेना तुम। 109 डिग्री 28 मिनट है वो, डैश नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब वो लोन पेयर के साथ तुम 2.5 कम कर लोगे। ठीक है, sp3d
इसमें देखो, इसमें कोई एक फिक्स बॉन्ड एंगल नहीं होगा। इसमें क्या है, तीन तो प्लेन में थे ऐसे, अपने तीन प्लेन में थे, एक डंडा ऊपर लगा था, एक नीचे लगा है। तो ये जो तीन प्लेन में है, इनमें आपस में कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 120 के, 120 120 120, तो पूरा 360 का गोला घूम जाएगा। तो तीन कितने? 120 के। तो यहां लिख देता हूं मैं, कहा, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तीन कितने? 120 डिग्री के, या फिर 120 डिग्री के तीन, ऐसा लिखते हैं, बेटर है। 120 डिग्री के कितने? तीन है। इतना समझ में आया? अब जब एक ऊपर वाला था, तो ये ऊपर वाला इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है ना, देखो 90 है, इसके साथ भी 90 का है, इसके साथ भी 90 का है। तो तीन ऊपर 90 के, और जो नीचे डंडा लगा है वो भी इससे 90, इससे 90 और इससे 90। तो तीन ऊपर 90 के और तीन नीचे 90 के, कितने हो गए? 6। तो 6 90 डिग्री के एंगल होते हैं। क्वेश्चन करोगे, मिलेंगे ये क्वेश्चंस। पर बना तो दो ही रहे थे ना, ऊपर नीचे वाले जो दोनों बना रहे हैं, हाँ, उन्हीं का मानेंगे सिर्फ 90, वो उसके साथ बना रहे हैं तो है। नहीं एंगल तो अपन सारे गिने, ये वाला एंगल भी गिनेंगे कि कितना एंगल है। फिर इस डंडे के इससे भी एंगल कितने हो रहे हैं? फिर ऊपर उसमें लिखा ना वो वाला, कौन सा? तीन बना रहे हैं, हाँ 90 के दो ही तो बना रहे हैं सिर्फ ये दोनों ऊपर नीचे, वो तो सबके साथ है ना 6। इसको इसके साथ 90। इसके साथ है समझ गई। तो वो जो अपने ऊपर तीन दिखाया वो तीन वो ये आपस में। हाँ, तीन बॉन्ड के साथ। लेकिन टोटल 5 बॉन्ड है ना बेटा इसमें। sp3d में कितने? 5 बॉन्ड है, 3 तो ये चौथा और ये 5वां। तो अब बॉन्ड एंगल बताओ इसमें कितना होगा? हर बॉन्ड के बीच में अलग होगा ना, वो तो 90, 5 सारे बॉन्ड के बीच में। मतलब ये जो ऊपर नीचे वाले हैं, ऊपर नीचे के बीच में 180 होगा। नहीं इन दोनों का नहीं, हाँ। इसके साथ इसके साथ सबके साथ जो आपने 6 हाँ। 90 सब 90 बना रहे हैं ना। हाँ। और दो ही बना, दोनों बना रहे हैं, दो ही आना चाहिए वहाँ पे। नहीं ये बॉन्ड अलग है, हाँ ये बॉन्ड ही अलग है। हाँ कंटिन्यूड बॉन्ड नहीं है कि एक रॉड डाल दी, वो नहीं है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल रख रहा है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल रख रहा है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल रख रहा है, फिर ये दूसरा बॉन्ड है ना, तो ये दूसरा बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कितना रख रहा है। हो सकता है ये ऐसा हो, तब तो नहीं होता। फिर समझ गए? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई यहाँ पे सभी को? ठीक है, ये मिटा दूं, अगला लिखूं? हाँ, इसका फोटो ले लो बेटा, फिर तो अगला टॉपिक ही आएगा ना बेटा। लेकिन वैसे पर का मेन काम ये है, तो साथ साथ में हो गया है, ठीक है। सारे इधर आवाज मत करो अब, ठीक है। देखो वैसे पर अलग से पढ़ाने में फिर मैं वहाँ नॉर्मल वाले नहीं बताते हुए सिर्फ लोन पेयर वाले वैसे पर मैं अलग से बताता हूँ, यहाँ बिना लोन पेयर के बताता हूँ। तो मैंने सारे तुमको एक साथ ही समझा दिए ताकि समझ में अच्छे से आए। तो विदाउट लोन पेयर वाले हाइब्रिडेशन का काम है, लोन पेयर आ गया तो वो वैसे पर का काम है, बस इतना है। और वैसे पर का काम क्या है कि वो लोन पेयर जो है वो उस बॉन्ड को धक्का दे रहे हैं, या फिर लोन पेयर आपस में धक्का दे रहे हैं, तो इससे शेप में क्या चेंज आ रहा है, यही वैसे पर है। समझ गए? बस। पांचवा लिखे आप। पांचवा क्या था अपना? sp3d2, ठीक है। sp3d2 में बॉन्ड कितने? 3 4 5 6। तो ए के आसपास बॉन्ड कितने लिखूंगा? 6। ए के आसपास बॉन्ड कितने लिखूंगा? 6। लोन पेयर नहीं है ना, अभी कुछ नहीं बोला तो एल नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 6। लोन पेयर कितने? 0। इसका एस कैरेक्टर कितना आएगा? कितना? 3 4 5 6 है ना, तो 100 डिवाइड बाय 6 कर दूं, ठीक है, क्योंकि बनाना मुश्किल रहेगा वो मेरे लिए, तो इसको बेटर है कि एफ क्या होगा 100 डिवाइड बाय 6। कितना होता है 100 डिवाइड बाय 6? 33 का भी आधा, 30 का आधा 15, 15 16 16 16.5, 16.5, 30 का आधा 15, 3 का आधा 2.5, सॉरी 1.5, तो 15 और 1.5 16.5, 16.66%, ठीक है। या फिर इसको उसमें बांटना हो तो कितना? 1/6। ये टोटल कितने थे? 3 4 5 6 थे। किसी भी एक चीज को मैं 6 टुकड़ों में बांटूंगा तो वो एक टुकड़ा जो रहेगा वो 1/6 होगा ना उसका, ठीक है। तो वही लिखा है 1/6, और परसेंटेज में देखोगे तो इतना आता है, ठीक है। फिर ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी? कितने है ये? 3 4 5 6 है ना, 6 है, तो मैंने क्या बोला? एक ऊपर एक नीचे होगा, बचे कितने अब? 4।
तो 4 को प्लस के फॉर्म में लगा सकते हो ना इस प्लेन में, तो इस प्लेन में प्लस बना देना, एक तुम्हारी साइड एक मेरी साइड डंडा, एक राइट में एक लेफ्ट में, प्लस बन गया। प्लस के एक ऊपर पोल गड़ा है एक नीचे पोल गड़ा है, तो इस कोने से इस प्लस के चारों कोने टच कर दूं तो ऊपर पिरामिड बन रहा है, नीचे भी इससे चारों टच कर दूं तो नीचे पिरामिड बन रहा है। लेकिन ये पिरामिड स्क्वायर के ऊपर बना है ना, इसके पहले जो पिरामिड था वो ट्रायंगल के ऊपर बना था, तो स्क्वायर के ऊपर बनाया तो इसको क्या नाम दूंगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड है, तो इसका नाम ज्योमेट्री क्या होगा, यहां लिख रहा हूं ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब देखो ऊपर उसके 4 फेस थे ना, 4 कोने थे, 1 2 3 4, नीचे भी 4 थे, तो 4 और 4 8 होते हैं ना, तो 8 को ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल का अदर नेम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या होगा, सेम भाई स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि विद जीरो लोन पर सेम होता है ना। समझ में आ रहा है बेटा सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, सेम अपना जो हमेशा बनाते हैं वैसा नहीं बनेगा, एक ऊपर एक नीचे और यहाँ प्लस बना दोगे, प्लस में भाई एक ऐसा तो एक इसके साथ ऐसा, एक ऐसा तो एक इसके साथ ऐसा, क्लियर है। 4 डंडे इस प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, कोई डाउट तो नहीं किसी को, और ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। इसका एग्जांपल बताओ बेटा, SF6 और एक ही है, चलो इसका एक ही एग्जांपल है विदाउट एनी लोन पेयर, ठीक है। अब अगला मैं लिख रहा हूं यहाँ एक लोन पेयर के साथ, ठीक है। इसमें देखो हाँ याद रखना, D2 और D3 वाले में डंडे कौन से तोड़ेंगे, ऊपर और नीचे वाले, बस इस प्लेन वाले डंडे नहीं तोड़ेंगे। तो ऊपर नीचे 2 ही डंडे हैं ना, तो एक बार एक डंडा तोड़ दूंगा, दूसरी बार दूसरा डंडा तोड़ दूंगा। तो मान लो मैंने नीचे वाला डंडा हटा दिया तो नीचे का पूरा पिरामिड टूट गया, तो अब एक ही पिरामिड बचा ना ऊपर वाला, तो स्क्वायर के ऊपर पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिडल, क्लियर है। तो A B5 और एक लोन पेयर, बॉन्ड कितने हैं 5, लोन पेयर कितने 1, ये चीजें सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, शेप चेंज होगा ना लोन पेयर की वजह से, क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्यों, क्योंकि ए बनाया, नीचे का डंडा तोड़ दिया मैंने, तो यही बचेगा ना बस, और एक लोन पे। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसका एग्जांपल बताओ बेटा, XeO4 F4, हाँ भाई वो नहीं होगा, BRF5, बस ठीक है। एक लोन पेयर के साथ ये 2 एग्जांपल होंगे, क्लियर है। अगला दूसरा डंडा भी तोड़ सकता हूँ ना, ऊपर वाला बोला था 2 ही डंडे तोड़ेंगे इसमें ऊपर नीचे वाले, तो दूसरा तोड़ दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड कितने 4 ही बचे, लोन पेयर 2 आ जाएंगे, तो बॉन्ड कितने 4, लोन पेयर कितने 2, ये चीज सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, लेकिन दोनों डंडे टूट गए, तो अब क्या बचा, सिर्फ मेरा स्क्वायर बचा ना एक ही प्लेन में, तो स्क्वायर प्लेनर। क्या लिखूंगा इसको, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब यही होगा, एक लोन पेयर ऊपर बचा, एक नीचे बचा, ये और ये, बस। इसके एग्जांपल बताओ बेटा, ये इसका एग्जांपल है XeO-F4, ठीक है। इसका एक ही है, ठीक है, चलो ये हो गया ना। अगला चलो अब क्या, सारे बॉन्ड टूट गए, 2 ही थे ऊपर नीचे वाला, ये 4 नहीं तोड़ते हैं इसमें, क्लियर है, ठीक है। तो sp3d, और इसको अदर फॉर्म में और क्या लिख सकता हूं मैं, D2sp3। इसका एग्जांपल शायद ये आता है K4FeCN6, ठीक है। ये डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ोगे अगले का अगला चैप्टर, उसमें आएगा ऐसा। और ये एक मैंने करके बता दिया था तुम लोगों को, वहां जाके चेक कर लेना पहले वाले, जहाँ स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, क्लियर है। ये वाला मिटा दो अब, क्योंकि अब नीचे फिर ज्यादा ऐसा हो जाएगा। हाँ, इसका एंगल sp3d2, इसमें देखो एक स्क्वायर है बीच में, स्क्वायर मतलब प्लस मान लूं, ये प्लस,
प्लस में आपस में कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 90। तो 4 90 तो ये हो गए। एक डंडा ऊपर गड़ा हुआ है, प्लस के ऊपर एक डंडा रखा है, तो ये डंडा इस डंडे से 90, मेरे वाली साइड से भी 90, इस साइड भी 90 और तुम्हारी वाली साइड भी 90। जो नीचे डंडा गड़ा हुआ है इसमें ये 90, मेरी वाली साइड 90, इससे 90 और ये 90। तो ऊपर 4 90, नीचे 4 90 और आपस में 4 90। तो 90 के कितने हो गए? 12। तो इसका बॉन्ड एंगल कैसा जाएगा बेटा? 90 की डिग्री के कितने हो जाएंगे? 12। 90 के 12, 90 इंटू 12 मत करना वहाँ, ठीक है। ये हो गया। और क्या लिखते हैं अपन? बस इतना ही लिख रहे हैं ना? समझ में आ गई सारी चीजें सभी को? ठीक है। sp3d2 हो गया है। अब sp3d3 का लिखना है मुझे बस लास्ट। इसका फोटो ले लो एक। sp3d3, ठीक है। इसको मैं d3 sp3, अच्छा s कहाँ गया? हाँ sp3 ये लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, याद रखना, जहां d के 3 भराते हो। जब अपन वो कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ अमोनिया वाली चीज एक आती है कि, लेकिन अमोनिया फिर कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड जैसे काम करता है, कभी स्ट्रॉन्ग जैसे। तो वो जहाँ ऐसा डी के 3 खाली हो रहे होते हैं ना, वहाँ वो वीक पड़ जाता है। तो वहाँ वो फिर उतनी पेयरिंग करवा ही नहीं पाता है कि डी के 3 खाली हो पाए। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं हो रहा होगा वहाँ स्ट्रॉन्ग जैसे काम कर लेता है। ये वहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी ने पहले से कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो उसको शायद थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, वहाँ पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये जिसका कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन बुक में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि तुम ये ना बोलो कि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्योंकि बुक ने लिखा है, ठीक है। चलो बाकी इधर सारे बात मत कर बेटा। इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 3 6 और 7। 7 बॉन्ड है तो ए के आसपास क्या लिखूं? 7 बॉन्ड लिखूंगा ना। ए लिखा, बॉन्ड कितने? 7। लोन पेयर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिख रहा अभी। बॉन्ड कितने हैं? 7। लोन पेयर कितने? 0। अब 7 बॉन्ड है तो 100 डिवाइड विद 7 करूं। 100 डिवाइड विद 7 कितना होता है बेटा? देखो 10 और फिर 3 को भी बांटोगे तो 5, 15, 15 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 15 से थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा आएगा। डिवाइड करो यार कैलकुलेटर में। 12.12, 12.8 भाई बोल रहा हूँ ना मैं। 15 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 14.28 ना। इतनी तो कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, पता है कि बिना पेन उठाए मैं अप्रोक्स में तो आंसर ला सकता हूँ। तो 14.28, ठीक है। अब इसको जब उसमें हाफ वाले में ले रहे होंगे, ये क्या होगा परसेंटेज में? तो है कितना? 7 है ना। तो किसी भी चीज के 7 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़े को कितना पार्ट मिलेगा? 1/7। तो एस कैरेक्टर कितना है इसका? 1/7, ठीक है। अब इसमें कितने? 7 डंडे। एक डंडा ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। कितने बचे इसके अलावा? 5। तो 5 में इस प्लेन में लगा दूंगा ना, बराबर के एंगल पे। और बराबर का एंगल ये होता है इसमें 72 डिग्री। 72 डिग्री पे 5 रख सकता हूं तो गोला बन जाएगा। और एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ऊपर वाले कोने से 5 के जोड़ दिए डंडे, नीचे वाले कोने से 5 के जोड़ दिए, ठीक है। तो पिरामिड ऊपर भी बन रहा है, पिरामिड नीचे भी बन रहा है। लेकिन डी वाले में ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड था, D2 में स्क्वायर के ऊपर पिरामिड था, D3 में पेंटागन के ऊपर पिरामिड है। 5 है ना। तो पेंटागन के ऊपर पिरामिड, पेंटागन के नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसका क्या नाम आएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका अदर कोई नाम नहीं है, ऑक्टाहेड्रल या जो भी कुछ भी बोलो, ठीक है। ऑक्टा क्यों दिया था? क्योंकि 8 सरफेस थी उसकी, ऊपर 4 और नीचे 4, इसलिए ऑक्टा दिया था। इसमें 10 सरफेस हो रही है तो 10 का ऐसा कोई नाम दिया नहीं गया है। तो ऑक्टा सिर्फ D2 वाला ही था, ये और D वाला नहीं है। क्लियर है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल का इसका शेप सेम ही रहेगा क्योंकि एक भी लोन पे है ही नहीं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? एक ऊपर एक नीचे, 5 डंडे और खींचने,
ऐसे 5 बना दिए होंगे मैंने, क्लियर है? ठीक है, अब क्या बनाना है इसको, एग्जाम्पल बताओ। IF7 और कुछ, बस, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बोला, इफ वाले D2 और D3 वाले में कौन से डंडे तोड़ते हैं, ऊपर नीचे वाले, तो कोई भी एक डंडा तोड़ देता हूं। मान लो मैंने नीचे वाला डंडा तोड़ दिया, तो अब पेंटागन के ऊपर एक ही पिरामिड बचा ना, तो पेंटागोनल पिरामिडल होगा इसका, ठीक है। तो इसमें अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, बॉन्ड कितने बचे अब 6 ही, और एक लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड कितने 6 और लोन पेयर कितना है 1। ये चीज तो वैसी रहेगी, ये भी वैसे रहता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन या फिर ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती। शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल पिरामिडल का मतलब समझ गए, ए बनाया है मैंने, उसके ऊपर एक लोन पेयर दे दिया है, एक डंडा ऊपर रहने दिया है, और बाकी जो 5 डंडे थे उनको वैसा के वैसे ही रखा है मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, क्लियर है? इसका एग्जांपल बोलो बेटा। XCF6 और बस एक एक, अब धीरे धीरे एग्जांपल कम हो जाएंगे, ठीक है। अगला डंडा भी तोड़ सकता हूं ना, नीचे वाला तो डंडा तोड़ दिया था, ऊपर वाला भी तोड़ दिया, तो अब बचा क्या सिर्फ मेरे पास प्लेन में पेंटागन, और एक प्लेन में बचा ना, तो पेंटागोनल प्लेनर। इसमें एक डंडा और कम हो गया, तो एक बॉन्ड और कम हो गया, तो 5 कर दूं, लोन पेयर 2 हो गए, 5 2, ये सेम, और यहां क्या बच जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 5 डंडे बचे ना, अब ऊपर नीचे दोनों वाले डंडे गायब, तो ए के ऊपर भी एक लोन पेयर, नीचे वाला भी डंडा तोड़ दिया तो वहां भी एक लोन पेयर, और सिर्फ 5 ये बचेंगे अपने पास, 1 2 3 4 और 5, क्लियर है? इसका एग्जांपल बेटा, XCF5 माइनस, ठीक है, और बस समझ गए सारा। अब इसमें बॉन्ड एंगल बताना है अपने को, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल देखो कैसे बताएंगे, 5 ये थे प्लेन में, 5 के बीच में 72 डिग्री के एंगल थे, क्योंकि 360 को 5 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 72, ठीक है। 360 को 5 में डिवाइड किया तो कितना आया 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का कितने हैं 5 है ना, 5 डंडों के बीच में, ऊपर वाले डंडे से 5 डंडे 90 बना रहे हैं, ये 5 डंडे थे, ऊपर एक पोल गाड़ दिया ऐसा इस पे, तो 1 2 3 4 5, ऊपर 5 90 के, नीचे भी 5 90 के, तो 90 के कितने हो गए 90 डिग्री के कितने हो गए 10 एंगल। और कभी वो अगर ऐसा देता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले डंडे के बीच में, तो ये 2 डंडे के एंगल नहीं गिने ना अपन ने, तो वो इन 2 डंडों के बीच में कितना एंगल होगा 180, वो एक ही बार गिनेंगे, हर ऐसे नहीं गिनेंगे इधर से गिन लिया इधर से गिन लिया, कहीं से भी गिनो एक ही बात है ना, तो एक ही होगा 180 का तीनों में, डी वाले में D2 में D3 में तीनों में 180 का एक ही होगा, क्लियर है? ठीक है, तो वो लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा ना उसमें भी, तो कहीं लिखा नहीं है इसीलिए मैंने भी नहीं लिखा है। बेटा इसका फोटो ले लो, अगला मिटा दे जाता हूँ मैं सारे, अब थ्योरीज लिखना है। मुस्कान अगला बेटा इधर सुनो सारे, एक और बच जाता है, सुनो इधर, ये हो गया SP SP2 SP3 SP3D SP3D2 SP3D3 हो गया। एक और बचता है जो अलग से आता है कभी कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं DSP2। क्या बोलते हैं? 7 नंबर डाल के लिखोगे क्या, DSP2। ये SP3 नहीं है, एक होता है, देखो एक होता है अपना SP3, एक होता है SP3D, एक होता है, इसी को बोलते हैं DSP3। बस ये है कि D इसमें बाद में भर रहा है, इसमें D पहले भर रहा है, लेकिन P में 3 है ना, तो SP3D या फिर DSP3, लेकिन ये क्या है DSP2 है, तो इसको एकदम अलग है ना उनसे, ये DSP2 है, याद रखोगे, क्लियर है? तो DSP2 में बॉन्ड कैसे, ये सारी चीजें कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, तुमसे 2 चीजें पूछेगा। इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। DSP2 का शेप क्या आता है, हाँ वो गलत था, कल इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, हाँ यहाँ नहीं मिलेगा, ये तुमको डी उसमें मिलेगा ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन वाला ये अलग है और ये अलग है, DSP2 है ये,
DsP2 कहाँ लिखा है मैंने? तो D2sp3 है ना, तो वो अलग है, तो उसमें बॉन्ड अलग जाएंगे ना बेटा, बॉन्ड और लोन पेयर अलग चले जाएंगे, इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अलग चले जाएंगे ना। चलो बेटा इधर सारे इधर देखो, इसमें बॉन्ड कितने होंगे? एक डी का, एक एस और पी के दो, तो बॉन्ड कितने? 4, इसके बॉन्ड पेयर 4 होंगे, याद रखना। बॉन्ड कितने होंगे? 4, ये याद रखोगे, ठीक है। और एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज, एंगल होता है 90 डिग्री। हाँ क्लियर है। तो यही चीजें इससे पूछी जाती है कि DsP2 में बॉन्ड कितने होते हैं? 4, एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, इसकी ज्योमेट्री है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? स्क्वायर प्लेनर। और कभी एग्जांपल पूछ ले तो याद नहीं करना है, जब तुम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लोगे तो इनसे ये निकालना सीख जाओगे, NiCN4-2 और इससे। उसकी मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं? निकल पे चार्ज निकालते हैं, 4 फाइनाइट माइनस के, तो माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4, और ओवरऑल माइनस है तो टोटल निकल पे कितना चार्ज आएगा? +2। निकल का नॉर्मल वो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, +2 से उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे, +2 के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया अपन ने। अब जो भी बचा, फाइनाइट स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, फिर एक ही डब्बा बचेगा आखिरी में डी का, ठीक है। जो एक डब्बा डी का खाली बचा है, वहां से 4 फाइनाइट भरने हैं ना मुझे, तो डी वाले में एक आ जाएगा, एक एस में आ जाएगा, और बचे 2 और फाइनाइट वो पी में आ जाएंगे, तो DsP2, ठीक है। तो वैसे वो वहां पे बहुत अच्छे से निकालना सीख जाओगे ये चीजें, यहाँ बता के कोई मतलब नहीं है, टाइम फालतू में एक्सटेंड होगा और कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन में जितनी भी चीजें अपने को सीखनी थी ना, सारी सीख लिए। बस एक चीज और लास्ट छूट रही है कि हाइब्रिडाइजेशन के वो जो, जैसे नॉर्मली एटॉमिक ऑर्बिटल में S गोला होता है, एटॉमिक में P डंबल होता है, एटॉमिक में D डबल डंबल होता है, और वो डबल वाले का कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, F में। यही चीज जब हाइब्रिड बनते हैं तो हाइब्रिड में इनके शेप मिक्स हो जाते हैं, तो वो मिक्स वाले शेप कैसे दिखते हैं वो मुझे बताना है। और ये जो D2 D और D2 D3 जो बचे हैं, इसमें D का कौन सा डब्बा लग रहा है? D2 है तो D में 5 डब्बे होते हैं ना टोटल, तो D में से अगर मैंने बोला सिर्फ तुमको sp3D, तो D का कौन सा डब्बा 5 में से? मैंने बोला sp3D2, तो कौन से D के 2 डब्बे लग रहे हैं? और मैंने बोला sp3D3, तो कौन से 3 डब्बे इनमें से लगेंगे? इनके नाम लिखवाने हैं क्योंकि आते हैं और PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है? बस ये एक छोटा है, तो वो अपन जब थ्योरी लिखेंगे ना तो उसमें लिखवा दूंगा मैं अभी। क्लियर है? चलो अब थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर ले अपन एक बार, जितना थ्योरेटिकल लिखना है वो सारा लिख लेते हैं ना। चलो बेटा, चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह वाह वाह। चलो देखो, हाइब्रिडाइजेशन अपन पूरा पढ़ चुके हैं, समझाने वाली चीजें मैं सारी बता चुका हूँ तुम लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्यों हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिए थे अपन ने, बहुत 50 एग्जाम्पल वो देखे थे, फिर कुछ सिलेक्टेड अच्छे वाले एग्जाम्पल भी देख लिए थे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने? हाँ सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन की शेप और ज्योमेट्री, शेप ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये सारी चीजें पढ़ी थी अच्छे से। फिर उसका पूरा टेबल मतलब सीख भी लिया था कि होते हो कैसे रहे, शेप ऐसा क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। उसके बाद पूरा टेबल बना के भी सीख लिया था अपन ने, ठीक है। अब जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है सारी कंपाइल करके, उसमें जो एक दो कुछ छोटी है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के शेप मुझे बताने थे, डी कौन से यूज हो रहे हैं, और एक बार आता है कि पी वाला एक स्टेटमेंट है जिसमें पी कौन सा यूज हो रहा है, बस इतना आता है। तो ये कुछ चीजें छोटी भी वो मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है ना अपना आखिरी में लिखने वाला, वो एक बार लिख के मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी साइड से, ठीक है, ताकि कुछ छूटेगा नहीं तुम लोगों का। चलो पढ़े। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला 3 मेथड्स बताई थी निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट मेथड मुझे लगती थी स्ट्रक्चर वाली थी। वो स्ट्रक्चर में क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, लेकिन बॉन्ड कौन से? सिग्मा, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। और इसकी 2 चीजें ये भी बताई थी तुमको कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और पाई बॉन्ड प्योर या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये VBT में जब सिग्मा पाई का डिफरेंस लिख रहे थे तो लास्ट पॉइंट यही लिखा था अपन ने कि सिग्मा कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पाई कौन बनाता है? प्योर या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो भाई इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखना गलत होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, याद रहेगा। पाई नेवर टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यह लिख लेना, पाई नेवर टेक्स पार्ट
इन हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, ये मार्जिन के ऊपर लिख लिया करो, ठीक है, प्योर या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आई ना ये चीज? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल होना जरूरी है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से तो सिग्मा ही बनता है, अनहाइब्रिड या प्योर से पाई बनता है, तो इसलिए वो चीज फिर गलत हो जाएगी अगर पाई को भी मैं गिन लेता हूं तो। इसलिए मैंने बोला था चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी एक गिनोगे, डबल हो तो भी एक गिनोगे, और एक होगा तो एक ही गिनते हैं। उसका रीजन ये है। क्लियर सभी को? चल अगला पॉइंट। अब मान लो BeCl2, ये वाली जो प्रोसेस लिखी है ना इसने, ठीक है, इसमें बेरिलियम कौन सा सेकंड वाला है, तो बेरिलियम का सेकंड में दोनों पेयर्ड रहता है ना। बेरिलियम का डब्बा बेटा ऐसा रहता है, लेकिन उसके पी के खाली रहते हैं पूरे। बेरिलियम ऐसा रहता है ना, और एक्साइट होगा तो ये वाला जंप करके यहाँ आएगा, ये ऐसा रह जाएगा और ऐसा आ जाता है ना एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम में। तो एक एस का है इसके पास और एक पी का है, तो एक मैंने एस का बोल दिया, एक इसका पी का है। क्लोरीन में तो लास्ट वाला ही खाली रहता है ना, बस एक अनपेड रहता है। तो ये पी वाला और ये पी वाला, तो दोनों बॉन्ड फिर अलग अलग जा रहे हैं ना, एक बॉन्ड पीपी जा रहा है, एक बॉन्ड एसपी जा रहा है। तो ये चीज कहां से आ रही थी? अपनी वीबीटी से, ठीक है, ये वीबीटी वाला पोर्शन था। और ये वाला जॉब है ये किसका है? हाइब्रिडाइजेशन वाले का, ठीक है। तो वीबीटी ने बोला था कि जो भी, सिर्फ उसने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्ट लेते हैं, तो ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पार्ट लेने दिया, लेकिन वो फिर गलत जा रहा है। क्लोरीन का तुम बना लोगे ना डब्बे, समझ में आते हैं कैसे? कि क्लोरीन का लास्ट वाला डब्बा जो अनपेड रहता है वो एक बार इससे और एक बार दूसरा क्लोरीन का इससे पार्ट लेगा, ठीक है। और दोनों ही बॉन्ड सिग्मा रहते हैं, ठीक है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, लेकिन बस दोनों बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग रहती है यहाँ पे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि जो भी बॉन्ड्स बन रहे हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सब सेम रहेगी अगर सिंगल है सारे बॉन्ड तो। क्लियर है? तो वो चीज हियर पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन एसपी, क्योंकि पीपी में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, बताया था, बजाय एसपी। इसका ऑर्डर था ना, पीपी का ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, फिर एसपी का, फिर एसएस का। तो पीपी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया, तो ये बात तो गलत है ना। इसीलिए फिर अपना है हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है कि जो भी सेंट्रल एटम है उसके सारे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, फिर अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ डब्बे मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर है? याद रखना। और इसमें एक चीज और है, देखो अपन ये सोच सकते हैं ना कि डब्बे कब मिक्स होंगे, अनपेड होने के बाद मिक्स होंगे कि अनपेड होने के पहले ही। हो सकता है बेरिलियम इस स्टेट में ही मिक्स हो जाए जब अनपेड नहीं हुआ है, हो सकता है अनपेड होने के बाद मिक्स हो, तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। अनपेड होने के पहले भी मिक्स हो सकता है, अनपेड होने के बाद भी मिक्स हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं अनपेड होगा फिर ही मिक्स होंगे। क्लियर है? तो सिर्फ डब्बे मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। और डब्बे भी कैसे? अनपेड होने के पहले भी हो सकते हैं, बाद भी हो सकते हैं, उसका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरिंग एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो सेंट्रल एटम में जब डब्बे मिक्स होंगे तो एफ और पी दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं मुझे दो ही डब्बों को मिक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो दो डब्बे मिक्स होंगे तो बेरिलियम का क्या हो गया? एसपी। बेरिलियम के दूसरे डब्बे का नाम भी एसपी हो गया। क्लोरीन का पी नाम था क्योंकि पी वाला खाली था ना उसका आखिरी। तो अब दोनों बॉन्ड सेम हो गए ना, एसपीपी एसपीपी, ठीक है। तो अब ये बात ठीक है, सही है कि हाँ दोनों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड जो भी क्या है, पावर या जो भी तुम बोलो, बॉन्ड लेंथ सब सेम जा रहा है। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन वाले चीज से ये चीज सही जा रही है अपनी। क्लियर? अब मान लो कभी इस पे लोन पेयर आ गए फॉर एग्जाम्पल, और लोन पेयर इन डंडों को धक्का देंगे, तो वो चीज फिर वैसे पढ़ने बताई थी। हाइब्रिडाइजेशन ने लोन पेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला था, जैसे लोन पेयर आया वैसे पेयर का काम हो गया वो, ठीक है। अगला, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप। देखो अब पी एफ का शेप कुछ और होता है, पी का शेप कुछ और होता है। ये जब मिक्स होके हाइब्रिड मतलब एसपी बनेगा, तो एसपी का एक फिक्स शेप रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसका क्या नाम है, ऐसे, अभी इसका नाम पी है, तो एस का शेप तो गोला होता है, पी का डंबल होगा ना, जिस भी वो एक्स में होगा तो एक्स में, वाई में होगा तो वाई, जेड में होगा तो जेड में, ये। लेकिन जब ये एसपी बनेगा ना कि इस डब्बे का नाम भी एसपी हो गया, इस डब्बे का नाम भी एसपी हो गया, तो ये दोनों मिक्स होके फिर एक ही शेप रहेगा दोनों का, तब अलग नहीं रहेगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? एफ का भी गोला है, पी का डंबल है, जब इसका नाम एसपी हो जाएगा और इसका भी नाम एसपी हो जाएगा तो दोनों के शेप सेम रहेंगे, और वो शेप दोनों को मिक्स करके बनता है। जैसे ये है और इसमें ये मिक्स किया तो ऐसा कुछ कुछ बनता है, ये ऐसा कुछ कुछ बन जाएगा। और दोनों एसपी, पहले वाले एसपी का शेप भी ये रहेगा, दूसरे का भी ये रहेगा, ऐसा कुछ कुछ बनता है। एग्जैक्ट ये नहीं है, याद रखना।
ठीक है, वो मैं बनवा दूंगा एग्जैक्ट किसके कौन से हैं, बट समझ गया ना क्या होगा, ठीक है, बस ऐसे ही कुछ है। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी, देखो सेकेंड रिंग के ये ना दोनों 2s 2p, तो सेकेंड रिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सेम ही है, 2s 2p के आसपास ही है, एक का डिफरेंस आएगा ना, 2s की एनर्जी कितनी होगी 2, 2p की कितनी होगी 3, तो अप्रॉक्स सेम एनर्जी, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स s और p एंड अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी, s और p का शेप अलग है और एनर्जी अप्रॉक्स 1 की 2 1 की 3 है, आसपास है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले थे एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मिक्स होंगे, 1 की 2 एनर्जी है, 1 की 3 है, मिक्स होंगे कितनी होगी 5, फिर अलग होंगे तो 2.5 दोनों को मिल जाएगी बराबर, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, पहले क्या थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल, बाद में क्या बने न्यू ऑर्बिटल ऑफ द सेम, न्यू ऑर्बिटल में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, उनका शेप भी सेम रहेगा और एनर्जी भी सेम रहेगी, और जब एटॉमिक थे तब डिफरेंट शेप था और एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल थी, ये चीज समझ में आती ना। ये कब था एटॉमिक वाले में, और ये वाला कब है न्यू ऑर्बिटल वाले में, ये न्यू ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है सारी चीजें, समझा, सारी चीज दी थी बट थ्योरेटिकल पॉइंट्स में तुम्हारे पास रहे ऐसा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेम एनर्जी एंड सेम शेप, ठीक है। यहाँ पे उनको शेप्स बनवाने हैं तो वो मैं बनवा दूंगा, ठीक है। अभी वो तो है प्योर मेटल। अरे वो ऐसा नहीं दिखा, एग्जैक्ट कैसा दिखता है वो देखना पड़ेगा ना, देख ले, कोई सा भी हो, चाहे sp हो, sp2 हो, sp3 हो, कुछ भी अगर डब्बे मिक्स हो रहे हैं ना तो उसके 2 लोब बनते हैं, क्लियर है। कोई भी अगर डब्बे मिक्स हो रहे, चाहे एक s और एक p मिक्स हो, चाहे एक s और 2p मिक्स हो, चाहे एक s और 3p मिक्स हो, चाहे एक s 3p 1d 2d 3d, कितने भी मिक्स हो रहे होंगे ना, फाइनली 2 ही लोब बनेंगे। और 2 लोब क्यों बन रहे हैं पता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रखने अपने को, इधर देखो ये S है, ठीक है, S का ये गोला होता है डब्बा, P है, P का शेप क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये D का क्या होता है ये, ठीक है। अब S में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसी में रहेंगे ना, एक ऐसा सीधा एक उल्टा, P का एक ऐसा मतलब ऐसे बना लो, उस एक्सिस पे ऐसे बनते हैं, ठीक है। कहीं भी D में भी कहीं ना कहीं जितने P के कितने हो, ये 2 हो गए, D की जो भी एक्सिस है अब वो कहीं भी बना दूं मैं, जहां भी होगा कहीं ना कहीं इन्हीं एक्सिस में घूमते रहेंगे वो चारों में, समझ में आई ये चीजें। इसको ये चारों में नहीं आएगा क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, क्लियर है। जिस भी एक्सिस में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग शायद शिफ्ट हो जाता है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर S और P जब मिक्स होगा तो पहले अगर ये था कि एक S का डब्बा था, P के 3 थे, PX PY और PZ, तो हर डब्बे में अभी 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं ना, और जब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये चीजें क्या हो जाती है, ये भी sp हो जाएगा, मतलब 3, चलो अगर तीनों को मान रहा हूं, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3, और थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा बेटा sp3। तो अब मैं जो डब्बा बना रहा हूं वो sp3 का बना रहा हूं, ठीक है। s का बना दिया मैंने, p का शेप बना दिया, d का बना दिया, अब मैं क्या बना रहा हूं sp3 का शेप। तो sp3 का जो शेप होगा ना वो ऐसा रहेगा, ये याद रखोगे, समझ में आई चीजें। चाहे वो sp का शेप बोले तो भी यही रहेगा, sp2 का भी यही रहेगा, sp3 का भी यही रहेगा, उसमें लोब का नंबर नहीं बढ़ाओगे। लोब का क्या करना अपने को, रखने तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे डब्बे का नाम sp3 दूं तो भी 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, चाहे डब्बे का नाम sp दूं तो भी 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, sp2 नाम दूंगा तो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखूंगा। तो ये ऐसे बढ़ा के कोई मतलब नहीं रहता। तो बुक में एक ही डायग्राम दिया है कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसे पता करते हैं नॉर्मल से, एक लोब बड़ा होगा एक लोब छोटा होगा, और बड़ा वाला जो लोब होता है वो बॉन्ड बनाता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इसमें 2 लोब होते हैं हाइब्रिड वाले में, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ गए, ये वाला, ये है अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये स्मॉल लोब है, दिख रहा है ना,
और ये लार्ज लोब है, और लार्ज लोब बॉन्ड बनाता है कौन सा, सिग्मा। पाई बॉन्ड तो बनाता नहीं है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो लार्ज लोब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कोई भी हो, चाहे sp हो, sp2 हो, sp3 हो, कि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा दिखता है, एक छोटा लोब रहेगा, एक बड़ा लोब रहेगा, बस इतना। जहां एक छोटा एक बड़ा लोब दिख जाए समझ जाना हाइब्रिड ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल मान लो उसने 4 ऐसे कुछ बनाया तुम लोगों को, एक ऐसा बना दिया, ठीक है। एक 4 ऑप्शन मैं देता हूं देखो तुम लोगों को, ठीक है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और एक ये बना दिया। चारों में से कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, थर्ड वाला। सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ये तो उसका काम था ना वीबीटी वाले का, कि एस और पी मिक्स हो रहे हैं, एस और पी मिक्स हो रहे हैं, तो ये तो उसके काम थे। ये है एसपी, ये sp2 या sp3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा अपना, सिर्फ ये वाला। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है सिर्फ s का, ये s और p का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये p और p का एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन ये पूरा ही क्या है, या तो sp होगा, ये sp2 होगा, ये sp3 होगा, जो भी डब्बे मिक्स हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है सभी को, या फिर आगे वो तीनों और लिख लेना sp3d, d2, d3, ठीक है। तो कैसे पहचानते हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। क्लियर है। तो वहां जो जगह छुड़वाई थी वहां ये चीज बना लेना। शेप अलग नहीं होगा, ओरिएंटेशन अलग होता है। 3 डब्बे होंगे, मतलब 3 होंगे ना ऐसे। मतलब किस चीज में बोल रहे हो, ये हाइब्रिड वाले में? नहीं, नॉर्मल में। नॉर्मल में 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में लगे होते हैं, तो पूरा एक बन जाता है, फिर होता है। मुझे समझा नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। S का वही PX से कर रहे हैं आप, sp3 लिखना है ना, हाँ, तो PX का अलग होगा एक, और PY का अलग होगा, PZ का अलग होगा। एग्जाम में ये तो मतलब कैसे होगा नेक्स्ट करना, वो से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सारे से एक ही लूप पे करना है। अच्छा, कैसे पता कर रहे हैं कि px का कौन सा है, py का कौन सा है? ये डायग्राम में PX PY PZ होंगे ना ऐसे, हाँ, तो वो आपने ऐसे बनाया ना, आपने पूरा बना देना उसको। अब उसमें ये कैसे पी वाला मान, अच्छा ये px का होगा कि py का होगा, ये पूछ रहे हो? हाँ, ये तुम डब्बे जो मिक्स हो रहे हो उसके हिसाब से नाम दोगे। अच्छा इसमें तुम, अच्छा समझ गया, इसमें बोल रहे हो कि अगर मान लो तीनों हैं px py pz, तो ये वाला डब्बा कौन सा होगा, ऐसा? हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा ओके। ओरिएंटेशन क्या होगा, अरे फिर मिक्स हो रहा तीनों के नाम वही होंगे, बस इसका ओरिएंटेशन देखो। px से sp भी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, sp3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहला sp3 भी ऐसे दिखेगा, दूसरा sp3 भी ऐसे दिखेगा, तीसरा sp3 भी ऐसे दिखेगा। बस पहला जो sp3 वो x के अलोंग ओरिएंट होगा, ये सेम। दूसरा sp3 y के अलोंग ओरिएंट हो जाएगा, सेम। तीसरा sp3 z के अलोंग ओरिएंट हो जाएगा, सेम। ऐसे 3 सेम, हाँ, एक x में रहेगा, एक y में, एक z में। तो ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले डब्बे का, ऐसे सेम दूसरे का भी होगा, ऐसे सेम तीसरे का भी होगा, बस ओरिएंटेशन अलग होगा, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ये किसी का भी समझ लो ना यार तुम, एक का क्या, ऐसा जो भी तुमको समझना हो। वो सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। क्लियर है, ठीक है। चलो इधर वाला पढ़ो। इधर देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अब अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते जाते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइपोथेटिकल, मन से दिया हुआ है, किसी ने प्रूव नहीं किया कि हाँ ऐसा होता है, या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, बस बोल दिया है कि अगर ऐसे मिक्स होते तो इनकी एनर्जी फिर अलग होनी चाहिए थी, तो उन्होंने मान लिया है कि नहीं, पहले मिक्स होते होंगे, एनर्जी सेम होती होगी, फिर ऐसा होता होगा। तो है क्या, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब मन से बनाया हुआ, हाँ, कल्पना वाला, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या है, मेन एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना, ठीक है। और ये एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी है ना, वीबीटी को ही आगे बढ़ाया था इसने, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है, ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट याद रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ
ऑर्बिटल, ना कि इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? चलो अगला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो कितने हाइब्रिड के डब्बे बनेंगे वो किस पे डिपेंड होता है? कितने डब्बे मिक्स हो रहे हैं। जितने डब्बे मिक्स होंगे उतने ही वापस अलग होके उतने बनते हैं ना। मान लो मैं बोल रहा हूँ एक एस और 2 पी मिक्स हो रहे हैं, तो कितने डब्बे हुए? 3। 3 मिक्स होके वापस 3 ही बनाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव टेकन पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लिखना है तुम लोगों को तो लिख लो, एक एस अगर ये है और मान लो अगर ये 3 पीक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो जो इधर बनेंगे ना ये भी उतने ही बनेंगे। इसका नाम भी sp3 रहेगा और इन सब डब्बों का नाम sp3 रहेगा। तो 4 इक्वल टू 4, समझ में आई ये चीज? 4 एटॉमिक मिक्स होंगे तो 4 हाइब्रिड बनेंगे, बस वही लिखा है। क्लियर है? ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव 2 लोब्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं? वही जो उधर स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। एक लोब लार्ज होगा, एक लोब स्मॉल होगा, और लार्ज लोब से बॉन्ड बनता है, याद रखोगे। बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से होता है? लार्ज लोब से। और बॉन्ड भी कौन सा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते। पाई हमेशा प्योर या अनहाइब्रिड जो मिक्स नहीं हुआ उससे बनता है। क्लियर है? बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय लार्जर लोब, पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो नॉर्मल जो ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से ज्यादा बेटर डायरेक्शन बता पाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अपन ने बोला ना कि एफ का जो भी ओरिएंटेशन होगा, चलो बीच में पी एक्स एक्स डायरेक्शन में है, पी वाई वाई में है, पी जेड जेड में, लेकिन जब ये हाइब्रिड बन जाते हैं ना तो ये और ज्यादा प्रॉपर डिटेल में अपने को किस डायरेक्शन में है वो बता पाते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा बेटर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ठीक है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। जो जितना ज्यादा हाइब्रिडाइज हो रहा होगा वो उतना ही ज्यादा बेटर तुमको डायरेक्शन बता पाएगा कि हाँ किस साइड एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन रखे हैं या किधर से एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगी। क्लियर है? तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हाइब्रिड की ज्यादा होती है, बेस्ट होती है, मोर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं कंपेयर टू एक सिंगल एस और सिंगल पी मिलेगा। ये भी सिग्मा बनाएगा, ठीक है, और ये भी सिग्मा बनाएगा, लेकिन इसका सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा बजाय इसके, और इसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा स्ट्रांग होगी नीचे वाले की बजाय ऊपर वाले के। समझ में आया? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से, और स्ट्रांग भी अगर देखोगे तो हाइब्रिड वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है नॉर्मल वाले से। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इन फॉलोइंग ऑर्डर। जिसमें जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन है, जितनी ज्यादा मिक्सिंग हो रही होगी, वो उतना ही बेटर ओरिएंटेशन दे पा रहा होगा ना कि यहाँ एग्जैक्ट किधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किधर से ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में पीछे वालों सभी को? ठीक है। तो भाई एसपी में सिर्फ 2 ही मिक्स हुए थे, 3 मिक्स, 4, 5, 6, 7। तो जहां 7 चीजें मिक्स हो रही है और कुछ एक फाइनल कंक्लूजन मिल रहा है कि हाँ एग्जैक्ट इधर है, तो वो ज्यादा बेटर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दे पा रहा है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर है? तो वही ऑर्डर लिखा है सभी का। ये कभी पूछे दो कुछ भी दे दे और पूछे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कौन दे रहा है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड किसका है, तो जो ज्यादा हाइब्रिडाइज हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज्यादा बेटर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दे रहा है। क्लियर है? इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा इमेजिन करने जैसा है नहीं कि कैसे दे रहा है। अब इतना तो मेरे को भी नहीं पता कैसे दे रहा है, बस हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। ठीक है, समझ गया ना चीजें, है ना? समझ में आया? सारा मिटा दूं? इसका एक फोटो ले लो बेटा सारे। अब देखो ओवरलैपिंग का ऑर्डर लिखा है मैंने कुछ, ठीक है। एसपी की ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, sp2 से, sp3 से। अब ये क्यों लिखा है ऐसा? ओवरलैपिंग का ऑर्डर है ना, ठीक है, वो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो sp वाला जो है, फिर sp2 और sp3 जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, देखो f वाली रिंग कहीं ना कहीं पास में होगी न्यूक्लियस के, तो वही चीज लिखी है, हायर द परसेंटेज f ऑर्बिटल कैरेक्टर स्मॉलर बी द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितना ज्यादा f का कैरेक्टर होगा उतने ही ज्यादा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो छोटे रहेंगे फाइनली, ठीक है। एंड ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी छोटी जगह में कोई चीज अगर आ रही है तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मान लो अगर इतनी सी जगह में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एक है इतनी बड़ी जगह में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहीं भी,
ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग होगी ऐसा कैसा एक और आएगा और ओवरलैप करेगा। देखो sp छोटा है, sp2 और बड़ा होगा साइज में, sp3 और बड़ा होगा साइज में, ये चीज समझ में आ रही है। तो जो जितना ज्यादा बड़ा होगा साइज में उसमें मान लो एग्जैक्ट इसकी कॉपी एक और इसके ऊपर रखता हूं तो क्या ओवरलैपिंग एग्जैक्ट होगी। इसके ये जो देखो ये रिंग दिख रही है, इसी एग्जैक्ट ऐसी रिंग जैसा मैं एक और इसका कॉपी बना के इसके ऊपर रख रहा हूं, ठीक है। तो रिंग तो ये हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होंगे क्या? इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे को मैच करेंगे ज्यादा? ये हो सकता है दूसरे वाले में एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, लेकिन ये इतना छोटा। अगर ऐसा कैसा एक और गोला यहाँ पे रखूं तो उसमें हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एक यहाँ, तो कुछ तो ओवरलैपिंग हुई। मान लो ये ऐसा एक ऐसा एक ऐसा और इसके जैसा एक और रखूं तो एग्जैक्ट ओवरलैपिंग होगी ना। तो जितने छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन रखे होंगे और उसकी जब ओवरलैपिंग होगी sp की जब sp से होगी तो दोनों ही बहुत छोटे छोटे से, तो इसकी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे एग्जैक्ट दिखेंगे तुमको कि हाँ जगह कम है। तो और बड़े साइज हो गए sp2 तो जितने बड़े साइज इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें एक यहाँ हो एक यहाँ हो, और इसमें मुझे क्या पता एक हो सकता है इधर हो, तो ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट एक दूसरे के ऐसे ऊपर नहीं आ रहे ना जो अपन साथ साथ में बनाते हैं। तो और बड़े साइज पे नहीं होगी, जितने बड़े बड़े साइज करते जाऊंगा ओवरलैपिंग उतनी बेकार होगी फिर, ठीक है। ये समझ में आया। तो वही लिखा है कि f का कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगी इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो समझ में, क्योंकि p तो उसका साइज बढ़ाते जा रहा है ना, उसको और ज्यादा जगह दे रहा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। और f ऐसा रहता है और p तो फिर एक p दूसरा p तीसरा p चौथा p, तो बहुत ज्यादा, चौथा गया 3p, फिर d तो और ज्यादा आ जाएगा फिर, तो उसमें फिर ओवरलैपिंग वाली चीज कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घूमने की बहुत सारी जगह मिल गई ना, और एफ में कोई ज्यादा जगह है ही नहीं कहीं घूमने की। क्लियर है सभी को? ठीक है चलो ये हो गया। तो हायर द परसेंटेज एफ कैरेक्टर स्मॉलर बी द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होगा तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का बताया है। अब वही यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है एफ पे हाइब्रिडाइजेशन है 50% एफ कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा एफ कैरेक्टर sp में होता है, फिर sp2 में वो 33.33 पे शिफ्ट हो जाएगा, sp3 में 25 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एफ कैरेक्टर कम हो रहा है ना, तो ओवरलैपिंग भी कम होती है। या तो पॉइंट आए तो पॉइंट सही है, या फिर समझ गया ना कैसे, छोटी साइज उससे ज्यादा बड़ी साइज उससे ज्यादा बड़ी जगह, ऐसा। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब एक आएगा एटमिक का। ये क्या आएगा तुम्हारा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का। ये जो ऑर्डर लिखा है कहीं का? एटमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का। तो एटमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो इसमें ज्यादा फिर इसमें ज्यादा, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट कि 1s जो है कि इसका 1s इसका 1s, ये जब आएंगे तो कम जगह में है ना 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कम जगह में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एटमिक ऑर्बिटल में भी वही, इस एटम का s है इस एटम का s है, तो दोनों के सिर्फ छोटे छोटे ये रिंग बनेगी ना, इसकी छोटी रिंग है दोनों की, पहली रिंग दूसरी रिंग ओवरलैप होगी, कम जगह में तो अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएगी। फिर मान लो सेकेंड रिंग का एस बोल रहा हूँ, इसका भी सेकेंड रिंग का एस बोल रहा हूँ, जब ये पास में आएंगे सेकेंड रिंग का एस तो इसमें जगह ज्यादा है ना घूमने की इसके पास, तो इसकी ओवरलैपिंग कंपैरेटिव कम होगी। फिर थर्ड रिंग, इसकी भी थर्ड रिंग, तो थर्ड रिंग जब ओवरलैप होगी तो और ज्यादा बड़ी जगह, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर दूर तक घूम सकते हैं ना, तो इसकी ओवरलैपिंग और कम होगी। चलो इधर सारे समझ गया ना। तो एटमिक का क्या होगा, 1s छोटे छोटी सी रिंग है तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, और कम जगह है तो बेस्ट ओवरलैपिंग। थोड़ी और रिंग बड़ी हो गई एसएस की, और बड़ी रिंग हो गई और बड़ी रिंग हो गई, चौथी रिंग में ऐसे, तो फिर वहां जगह ज्यादा मिल जाएगी तो ओवरलैपिंग कम होगी। क्या होगा, कोई डाउट? क्लियर? हाइब्रिड ऑर्बिटल एटमिक की ओवरलैपिंग समझ गया ऑर्डर, ठीक है। अगला पॉइंट इधर सुन लो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट कंप्लीट, इसके बाद एक बोर्ड और बनना है तभी छोड़ूंगा मैं ना। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट तुमको पहले समझा दिया है मैंने कि मान लो कोई पेयर्ड है, तो पेयर्ड जब है तब भी ओवरलैपिंग हो सकती है और हाइब्रिडाइजेशन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। हो सकता है अनपेयर होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन हो और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और जब मान लो पेयरिंग अनपेयर नहीं हुए थे, ये फुलफिल्ड है ये खाली डब्बा था, तब ओवरलैपिंग हुई, तो पेयर्ड वाला डब्बा भी पार्ट ले रहा है, अनपेयर्ड वाला भी पार्ट ले रहा है, तो पेयर्ड भी पार्ट ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, अनपेयर्ड भी ले सकते हैं, और हो सकता है ये एक्साइट होके दोनों में एक एक आ गए, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो रहा हो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन या बोलो कि हाफ फील्ड वाले भी पार्ट ले सकते हैं, तो हाफ फील्ड वाले भी पार्ट ले सकते हैं, फुल फील्ड भी पार्ट ले सकते हैं, और खाली डब्बे भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन लिखाई थी
कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन का उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉन एक भरा रहे, चाहे दो हो, चाहे एक भी ना हो, उसका उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो वही लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं कि अपन ने एक्साइट करवाया, जितने डब्बे में टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही हाइब्रिडाइज करवाते हैं अपन। तो अपन ये सोचते हैं ना कि हाफ फील्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, फुल फील्ड या जो खाली डब्बे हैं वो नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा अपन कर लेते हैं कि हाँ हाफ फील्ड है, लेकिन समटाइम्स फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ ए वैलेंस शेल में ऑल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई? और वही चीज को ऐसे लिख दिया कि हाफ फील्ड, फुल फील्ड, एम्प्टी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट। क्लियर है? चलो समझ गए ना सारे? अब शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो, ये यहाँ पे पहले चीज देखना, sp, जब एक s और एक p का डब्बा बनेगा तो sp होगा। तो जो sp का शेप होगा ना वो कैसा होगा, या तो ऐसा, या फिर ये जो दोनों छोटे छोटे ये वाले हैं ये और ओवरलैप हो गए, इसका ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, इसका ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। जो ये यहाँ बनाया है मैंने, ये ब्लैक वाले का छोटा वाला जो लोब है वो इधर, बड़े वाले का छोटा वाला लोब इधर, तो या तो ऐसा बना लो या ऐसा। ये क्या हो गया, हाइब्रिड का ऑर्बिटल। अब ये sp है, ठीक है। इसके साथ जब साइड वाले एटम आएंगे, जैसे एग्जांपल मैंने लिया BeCl2, तो B हाइब्रिडाइजेशन होता है ना सेंट्रल वाले का, तो B का शेप कैसा हो जाएगा, sp जैसा, तो वो मैंने बना दिया sp जैसा। और जब Cl आते हैं साइड से, साइड वाले का थोड़ी ना होता है हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल वाले का करते हैं, तो साइड वाला अपना जो P वाला उसका सिंगल हाफ फील्ड रहेगा वो लेकर आएगा P वाला, तो P वाला अपना हाफ फील्ड इधर से ओवरलैपिंग की और इसने इधर से ओवरलैपिंग की। समझ गए? तो हाइब्रिड वाले में क्लोरीन क्लोरीन आके ओवरलैपिंग की है। अब ऐसे sp2 का हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, 3 है ना, 1 2 3, तो 3 है तो वो कैसे ओरिएंट होंगे, ऐसा। ये जो है बनाया ना मैंने, ये sp2 वाला है, तो ये sp2 का हाइब्रिड हुआ। अब मान लो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं BF3, मैंने एग्जांपल क्या लिया, BF3, ये सही है ना। BF3 में बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और F के 3 आते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp2 होता है, सॉरी, ठीक है। तो B का ये रहेगा, और जो F होंगे वो F फिर आएंगे ना, फ्लोरीन तो अपने P को लेके आएगा, समझ गए? तो ये फ्लोरीन वाला है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, लेकिन ये सेंट्रल वाला क्या है, B बोरॉन। समझ गए? तो BF3 कैसे बनेगा, तो ये सेंट्रल वाला sp ये वाला था, तो ये वाला किस चीज का है, सिर्फ sp2 का है बस। लेकिन अगर पूरा एक एग्जांपल लेना हो तो फिर ये बनेगा एग्जांपल। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो वही चीज ये बनाइए, ये बनाइए, साथ में जहां बनाना हो बनाते रहना, ठीक है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट, देखो, और ये चीज तुमको बता दी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा बेटर डायरेक्शन या ओरिएंटेशन देता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम, और उनमें रिपल्शन सबसे कम रहता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल और कोशिश करते हैं कि रिपल्शन, देखो बॉन्ड वहीं ओरिएंट होंगे, मैंने बोला था एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो सबसे ज्यादा दूर दूर होगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बेस्ट तो पहले के 2 डंडे अपने पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं सबसे दूर, उसके बाद बाकी डंडे कहाँ लगाऊं, तो मैं फिर इक्वेटर पे लगा लेता हूँ कि इधर से और इधर दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर रहे। फिर जितने डंडे रहते हैं, 2 हैं तो 2 को अपोजिट में, 3 है तो 120 पे लगा देता हूँ, 4 है तो 90 पे लगा दूंगा। तो जितना दूर दूर मैं कर सकता हूँ उतना दूर दूर में रखता हूँ डंडों को सारे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इनका जो रिपल्शन रहे इलेक्ट्रॉन्स का वो मिनिमम रहे, ये कोशिश करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन में। समझ गए पॉइंट? ठीक है, तो उससे सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और वही चीज उसकी ज्योमेट्री क्रिएट करती है, जो भी अपन ने शेप्स पढ़े थे कि हाँ ये ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, फिर स्क्वायर के ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, पेंटागन के ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, तो वही चीजें उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर रही थी। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लंबा चौड़ा ऐसा दे दिया, और फिर उसमें कार्बन के नंबर दे देता है 1 2 3 4 5, और पूछता है 2 और 3 कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो किन किन ऑर्बिटल में हो रहा है। तो मैं हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं। देखो डंडे ही गिनने मेरे को, क्योंकि हर कार्बन से 4 डंडे, तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, सिर्फ डंडे गिनने, तो 1 2 और ये 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस कार्बन पे 1 2 और 3, इसका भी sp2 होगा। इसका क्या होगा, 1 और 2 तो sp। इसका क्या होगा, 1 और 2 तो sp। इसका क्या होगा, 1 2 3 4 तो
sp3। अब वो ये पूछता है तुमसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ और फिफ्थ है, तो पूछता है C2 और C3 में हाइब्रिडाइजेशन किन किन के बीच में हो रहा है, तो sp2 sp, तो उसको क्या लिखते हो तुम, sp2 और sp, हाँ मतलब जो भी तुमको लिखना हो, जैसे भी 2 और 3 लिखा है ना, तो 2 का पहले लिख लोगे, 3 का फिर लिख लोगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी। हाँ, ऑल्टरनेट में नहीं देगा कि 2 और 4 का पूछ लिया, क्योंकि वो तो आपस में डायरेक्ट ओवरलैपिंग कर ही नहीं रहे ना। 2 3 से ओवरलैप करेगा, 2 1 से ओवरलैप करेगा, 2 4 और 5 से डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहा। हाँ कोई बात नहीं, उठा लो उसको। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला बेटा इधर देख लो, सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तब फिर कंफ्यूजन होगा। अब इधर देखो, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ नॉट, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, और इसके बाद कुछ थोड़े बहुत और पॉइंट बचे वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ नॉट नेसेसरी बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में रहेगा तो भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, एक्साइट होकर अनपेयर हो जाए तो भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, इतना समझ गया, ठीक है। अगला पॉइंट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आर मिक्स्ड विद, क्या दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड मूव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। हाँ देखो, इसका ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पीरियड लिया 2s 2p है, ठीक है, तो s और p के हमेशा वही ओवरलैप करते हैं जो सेम रिंग के हो, मतलब उनका n का नंबर सेम है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो भी रिंग है, फिफ्थ रिंग है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा, दूसरी रिंग है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं n, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल नंबर या रिंग नंबर n, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई सेकंड पीरियड का एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है, तो उसके 2s और 2p ओवरलैप होते हैं ना, और 2s और 2p दोनों ही सेकंड रिंग के हैं। तो जब s और p हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं तो उसमें n का गैप 0 होता है, सेम रिंग के होते हैं। लेकिन मान लो अगर d भी इन्वॉल्व हो रहा है तो d उससे कम होता है, जैसे मान लो फोर्थ पीरियड का है तो फोर्थ में तो 4s और 3d हो जाएगा ना, तो एक n का नंबर कम चलता है फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। ये बस पॉइंट बता रहा है वो कि दोस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड हुज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, हमेशा ये होगा, क्योंकि अधिकतर एग्जांपल अपन ये होते हैं sp sp2 sp3, d वाले कम आते हैं। तो अगर d वाले आ रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, एक का ही गैप होगा ना, फोर्थ पीरियड है तो 3d होगा, फिफ्थ है तो 4d होगा, तो इसलिए एक का ही इज 1 व्हेन d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जब भी d को इन्वॉल्व करूंगा तो उससे एक कम वाला, फोर्थ पीरियड में 4s 3d 4p, तो 4s 4p तो सेम रिंग के हो गए, लेकिन d तो एक कम वाली रिंग का है ना, रियल में देखेंगे तो। समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूं मैं ऐसा, ठीक है। अगर फोर्थ पीरियड का कोई पार्ट ले रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, तो 4s होगा, फिर 3d होगा, फिर 4p होगा, तो s और p के तो सेम सेम हो गए ना, 4s है 4p है, तो 4 और 4 ये तो सेम हो गए, सेम रिंग के, लेकिन ये d अलग जा रहा है ना अपना, d थर्ड वाला जा रहा है, समझ गए जी, ठीक है। चलो अब इसका फोटो ले लो और फिर अगला लिखेंगे अब, क्योंकि यार बाकी लोग ऑर्गेनिक रटवा के चले जाएंगे तुमको। नहीं, आप फिजिकल बहुत अच्छी पढ़ाते हो। तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी कहाँ बेटा, सारे इधर देख लो, ठीक है। चलो देखो, हाइब्रिडाइजेशन अपने पूरा आवाज नहीं है अब बिल्कुल भी, ठीक है, पूरा हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया क्या होता है, एग्जांपल वगैरह सब कुछ देख लिया। आखिरी की कुछ चीज बची, यहाँ देखो ये वाला जो पोर्शन है ना कि हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम या बहुत रेयर चांस से गया है। इस चैप्टर में तो कहीं दिया नहीं, हो सकता है पी ब्लॉक में कहीं दिया हो, तो वरना याद हो पाए तो ठीक है, नहीं याद हो पाए तो छोड़ देना, ऐसा टॉपिक है ये। मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए मैं एक बार बता रहा हूँ, सिंपल है, ठीक है। तो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं देना, तो नॉर्मल जैसा अपन निकाल रहे हैं निकाल ही रहे हैं। लेकिन अगर मान लो उसने यहाँ पे सॉलिड लिक्विड कुछ दे दिया, क्योंकि अपन पीरियोडिसिटी से, बेटा आवाज नहीं, पीरियोडिसिटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हमेशा की सारी चीजें गैसियस स्टेट में होती है, आइसोलेटेड गैसियस, कहीं भी लिक्विड या सॉलिड आता है तो उसको पहले गैसियस में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ नहीं देता है तो अपन मान के चलते हैं कि हाँ गैसियस में ही होगा। लेकिन अगर वो स्पेशली लिख रहा है कि लिक्विड या सॉलिड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी फिर चेंज हो जाता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, लिक्विड में थोड़े और पास आएंगे तो कुछ बॉन्ड बनेंगे। नॉर्मली कुछ नहीं देता है तो अपन मानते हैं ना गैसियस स्टेट है, और गैसियस स्टेट में अपन ने सारी चीजें सीख ली है कैसे होती है। अगर वो स्पेशली मेंशन करे कि सॉलिड लिख दे या फिर लिक्विड लिख दे, तो नॉर्मल मेथड से तुम हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली नहीं निकालोगे,
कि तुमको मैंने दे दिया IF5 और तुमने IF5 का लिक्विड में जो नॉर्मल है वो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। जब भी सॉलिड या लिक्विड दे रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं टूट रहे होंगे, इतना याद रखोगे दिमाग में। तो नॉर्मल वाला आंसर तो उसका कभी जा ही नहीं रहा होगा, समझ गया ना। ये आया समझ में क्या बोला मैंने, कि नॉर्मली इसका जो भी आ रहा होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि स्प्लिट होगा हमेशा। सॉलिड में होगा तो भी स्प्लिट होगा, लिक्विड में होगा तो भी स्प्लिट होगा। क्लियर है। तो सॉलिड में PCl5 काई में स्प्लिट होता है, ये रटने वाली चीज है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है, ये इससे थोड़ा सा याद हो जाए शायद। देखो अपन ये लिखते हैं ना बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फिर फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे, बैकनॉफ वाले में फॉस्फोरस जो लिखा है नाइट्रोजन के नीचे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 एग्जांपल वहीं से आए अपने। तो फॉस्फोरस को फ्लोरीन के साथ कभी भी नहीं बनाएगा बॉन्ड, फॉस्फोरस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। क्लोरीन के साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ भी बनाएगा, ठीक है। क्लोरीन के साथ बराबर में बांटेगा, एक ज्यादा एक कम। ब्रोमीन के साथ बांटेगा और एक ब्रोमीन साइड में रहेगा, तो इधर देखते जाओ, ठीक है। PCl5 है, उधर देखना PCl के साथ। चलो P फ्लोरीन वाला देख लेते हैं पहले। तो P फ्लोरीन के साथ बना रहा है क्या बॉन्ड? अगर PF5 सॉलिड में आ जाए बेटा, इधर देख लो वरना बाद में रखते रह जाओगे, या तो खुद से सोच लेना फिर सारी चीजें। फॉस्फोरस अगर फ्लोरीन के साथ आ रहा है इधर सॉलिड में, तो बनेगा ही नहीं, टूटता ही नहीं है, ठीक है, नहीं टूटेगा। अगर फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ आ रहा है तो कैसे टूटेगा? 5 से एक कम 4 और 5 से एक ज्यादा 6 और प्लस माइनस लगा देना। जिसमें कम हो रही है चीजें तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो प्लस आता है ना, और बड़ा है तो माइनस आता है, तो ज्यादा वाले पे माइनस लगाओगे और फिर इन दो के हाइब्रिडाइजेशन अलग आते हैं। इसको अपन निकाल सकते हैं PCl4 का प्लस का, नॉर्मली PCl6 माइनस का भी निकाल सकते हैं, तो ये आएगा। लेकिन अगर PCl5 और F दे दिया और तुमने अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया तो गलत है, उसके दो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे और वो क्या होंगे? ये दोनों, और दोनों ही सही है। क्लियर है सभी को? तो मतलब अपन PCl4 प्लस का निकालेंगे तो यही आएगा। हाँ, नॉर्मल मेथड से। लेकिन नॉर्मल मेथड से तुम डायरेक्टली सॉलिड का कभी नहीं निकालोगे, क्योंकि निकलता नहीं होगा, जो भी उनके रीजन रहते होंगे। तो अपन जब PCl5 का पूछेंगे तो क्या लगाएंगे? तो ये दोनों बोथ ए एंड बी, हाँ मतलब बोथ ये होगा। क्लियर है। और दोनों में से कुछ एक दे रखा हो तो फिर दोनों में से जो भी एक दिख रहा है उसको ऑप्ट कर लेना। क्लियर है, ठीक है। तो F से तो नहीं बन रहा है बॉन्ड, क्लोरीन से एक ज्यादा और एक कम में, एक कम और एक ज्यादा में, और फिर उनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना तो दोनों आएंगे और दोनों ही सही है। अब ब्रोमीन से एक ज्यादा एक कम नहीं हो रहा, याद रखना। एक कम वाला तो ठीक है, ज्यादा वाला एग्जैक्ट पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ एक ब्रोमीन है। तो इस चीज को देखो तुमको फाइनली रटना ही है, बट इससे थोड़ा बहुत याद रह जाएगा कि चलो फ्लोरीन के साथ तो नहीं बनता है, क्लोरीन के साथ दोनों, एक कम एक दोनों में बनेगा। ब्रोमीन के साथ इस साइड वाला तो बन जाएगा, लेकिन इस साइड वाला पूरा नहीं है, सिर्फ Br- है। ये तीन तो याद हो गए, बाकी तो रटनी है, इससे अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था फिर, ठीक है। ये और ये हो गए फॉस्फोरस के साथ तीनों। अब आयोडीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये होते हैं ना। तो फ्लोरीन और आयोडीन जो भी है, क्या ये बेटा बातें मत करो, ठीक है। लिक्विड स्टेट में याद रखोगे, फ्लोरीन आयोडीन काय में लिक्विड में, ये काय में टूटेगा एक कम एक ज्यादा, याद करना है। N2O5 सॉलिड में, वो काय में टूटेगा NO2 प्लस NO3 माइनस, इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, नॉर्मल मेथड से जो भी आ रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। N2O4 सॉलिड में इन दोनों में टूटेगा, XCF6 सॉलिड में इन दोनों में टूटेगा, Cl2O6 सॉलिड में इन दोनों में टूटेगा, ये इन दोनों में और ये इन दोनों। अब इतने तो तुम रटोगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ देना, सिंपल सी बात है। कितने रट लोगे यार? I2Cl6 का रटोगे, फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, किस का तुमको क्या पता कौन सा है? और हो सकता है इनमें से कोई एग्जांपल दे ही ना, कोई नया दे दे, तो तुम ब्रेक नहीं कर पाओगे ना। कैसे ब्रेक हो रहे हैं? नॉर्मली ब्रेक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बेटा? नॉर्मली अपन जैसे बैलेंस करते हैं ना, उससे देखेंगे तो हो रहा है। उधर कुछ नहीं दूंगा ना, और तुमको दूंगा तो नहीं निकाल पाओगे। वो अभी दिख रहा है तो बना लिया, जब नहीं दो मैं सिर्फ दे देता तुमको I2Cl6, ब्रेक करके बताओ जरा Cl6 को। ICl4 और ICl3 2 करो ब्रेक। नहीं रट पाओगे बेटा, सबकी मेथड अलग जा रही है, तो कितने रटोगे? कहीं एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, कहीं बराबर कर रहा है, कहीं दूसरे वाले में गायब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये देखो आई वाले का
ICl2 प्लस ICl4 माइनस ऐसा है, और कहीं कहीं बराबर कर रहा है, कहीं कम ज्यादा कुछ भी कर रहा है, तो तुमको फाइनली रटना ही है चीजें, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। अब इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा, बस पी में 3 डब्बे होते हैं ना, PX PY PZ, तो सबसे जो प्रायोरिटी में बॉन्ड बनता है वो PZ बनाता है, याद रखोगे। पी में अगर 3 में से सबसे पहला डब्बा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? PZ, याद रखना है। ठीक है, क्या? हाँ, हमेशा PZ बनाता है, और फिर X और Y का फिर मुझे आइडिया नहीं इतना कुछ, लेकिन Z का पहले बनाता है, फिर X और Y में तुम जो भी सिलेक्ट कर लेना। इफ X एक्सिस इज कंसिडर्ड एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, X एक्सिस को अगर मैं इंटरन्यूक्लियर मतलब 2 एटम के बीच के, हाँ Z सॉरी, क्योंकि देखो अपन ये करते हैं ना, बुक में जब भी तुम देखोगे ना, अपन नॉर्मली X और Y ऐसे बनाते हैं, बुक में देखना उसने Z दे रखा है यहाँ पे, कभी भी एनसीईआरटी में ग्राफ देखना, ये P ब्लॉक वाले में Z उसने इस जगह दे रखा है। ठीक है, तो हमेशा जो सबसे पहला ओवरलैपिंग होगी वो Z एक्सिस करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 एटम के बीच में अगर मैं Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानूं, ठीक है, तो ये Z एक्सिस इज कंसिडर्ड एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नो ओवरलैपिंग कैन अकर बिटवीन S ऑर्बिटल और PX PY। S और PX ओवरलैप नहीं करेगा, S और PY नहीं करेगा, सबसे पहले कौन आएगा? S और PZ। ठीक है, और ना ही PX PY पहले करेंगे। क्लियर है, समझ गए चीजें? तो सबसे पहले P में से कौन सा आएगा? PZ, बस इतना याद रखोगे। ठीक है, व्हेन लोन, अब ये चीजें पढ़ा दी थी, लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होता है, लोन पेयर अगर आ गया तो ज्योमेट्री तो वही रहती है जो हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन शेप चेंज होता है, और शेप चेंज लोन पेयर की वजह से हो रहा है, और ये चीज किसने दी थी? वैसे पर ने, तो बट शेप चेंजेस ड्यू टू लोन पेयर गिवन बाय वैसे पर। क्लियर है? अगला, हाँ, ये sp3d वाले में मैंने बताया था कि कोई भी बॉन्ड बराबर नहीं होता, अगर आए तो याद रखना है। इन sp3d डू नॉट हैव ऑल द बॉन्ड लेंथ सेम या इक्वल। अगर स्टेटमेंट आया तो सिर्फ और सिर्फ sp3d के लिए ही सही है, उसके अलावा किसी के लिए सही नहीं है। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो ये जो डी वाले ना 3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देख लो बेटा, sp3d में कितने डंडे? 5। तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले एक ऊपर वाला डंडा बनाओगे, एक नीचे वाला, उसके बाद जितने भी बचे, 3 बचे ना, तो 3 इस एक्सिस में लगा रहे थे। इसके अगले वाले में कितने? 5 है, 6 थे, तो उसमें बोला था एक ऊपर एक नीचे, फिर बाकी लगाओगे। उसके बाद भी ये बोला था एक ऊपर एक नीचे, फिर बाकी लगा दोगे। तो जो ऊपर और नीचे सबसे पहले डंडे लग रहे हैं एक्सियल वाले होंगे। एक्सियल में हमेशा PZ और DZ स्क्वायर, Z एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, 2 एटम के बीच में Z एक्सिस ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आएगी, Z ही आएगी। ठीक है, तो P की भी Z आई और D की भी Z स्क्वायर आई, P की Z और D की Z स्क्वायर, P की Z और D की Z स्क्वायर, पहले यही 2 बॉन्ड बने ना। ठीक है, तो ये लिखा है इफ Z एक्सिस इज कंसिडर्ड एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हमेशा Z एक्सिस ही सबसे पहले बॉन्ड बनाती है, चाहे वो P का हो चाहे D का हो, कुछ भी हो। क्लियर है? तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये आएगी। ये समझ में आया सभी को? और उसके अलावा फिर 3 बॉन्ड और बचे, तो एक S का होना ही चाहिए था, क्योंकि S से शुरू हुआ था ना, और फिर P के 2 बचे, PX PY। समझ में आ गया? इसमें अब ये 2 तो यूज हो गए, F का बचना ही था क्योंकि शुरू वहीं से होता है S से, और P के 2 बचे हैं, PX PY, और फिर Z वाले के बाद जो बचे हैं कौन से? X स्क्वायर Y स्क्वायर पार्ट लेता है, याद रखोगे। Z के बाद सेकंड नंबर पे कौन पार्ट लेता है? X स्क्वायर Y स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये थर्ड वाला, ये 2 तो हो गए, S और PX PY बचे, और बाकी ये 2 और बचते हैं, D X स्क्वायर Y स्क्वायर और D XY। तो ये जो 2 चीज लिखी है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये क्यों? क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ और दे रखा है, कुछ बुक्स में कुछ और दे रखा है। गूगल करोगे तो गूगल भी 2-2 3-3 आंसर दे रहा है। ठीक है, कहीं कुछ और आंसर दे रहा है, कहीं कुछ और दे रहा है, तो मैंने दोनों आंसर लिख दिए फाइनली। तुमसे जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है sp3d में D का कौन सा डब्बा यूज होगा? Z स्क्वायर। sp3d2 में D के कौन से 2 डब्बे यूज होंगे? Z स्क्वायर और X स्क्वायर Y स्क्वायर, ये साथ में जो आता है। ठीक है, और D3 में कौन से डब्बे यूज होंगे? तो ये 2 तो पहले ही होंगे ना, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तो तीसरा कौन सा बचा? XY से शुरू होगा। फिर पहले DZ सबसे पहले आता है, फिर अगले पे आता है X स्क्वायर Y स्क्वायर, तो फिर तीसरे पे कौन आएगा? XY। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ये भी दे रखा है कि जब 1 आएगा तो ये यूज होता है, 2 आएगा तो ये 2 यूज हो जाते हैं, लेकिन जब 3 आते हैं ना,
तो वो ये 3 आते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो जब PYQ या कुछ भी बुक्स लगाओगे उसमें कहीं आंसर ये दे रखा है, कहीं आंसर ये दे रखा है। गूगल करोगे तो कोई वेबसाइट ये वाला बता रही है कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और कोई वेबसाइट ये वाला बता रही है कि जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। और ये डी के डब्बे अपने को पता है कि डी के 5 डब्बे होते हैं, और सेंटर वाले डब्बे का नाम वैसे जेड स्क्वायर होता है, बाकी शायद ये है एक्स वाई वाई जेड क्या जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं डैश है, जो भी बोलो, बस हो गया। तो डी के जो 5 डब्बे है ना, ये डी के डब्बे होते हैं। तो जब पूछेगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, तुम लगा के देख लेना तीनों कि डी का कौन सा, D2 में कौन सा और D3 में। तो D3 वाला कंफ्यूज करेगा तो वो एक बार चेक कर लेना जो भी तुम्हारे सॉल्यूशन में आंसर में दिया हो, जिस भी बुक में रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों आंसर मिलेंगे अलग अलग जगह। गूगल किया वहां भी दोनों मिल रहे हैं, बुक्स में देखा बुक्स में भी दोनों दिए, कुछ बुक में कुछ दिया, कुछ बुक में कुछ दिया। ठीक है, ये हो गया खत्म। मैंने बोला था एक और लास्ट बचा था, बस ये मिटा के और मैं वो लास्ट वाला पॉइंट लिख देता हूँ, बस एक लास्ट एक 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 बेटा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है बताना। हाँ रीजन पूछूंगा मैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे शोरूम में। हाँ देखो सारे, एक क्वेश्चन है AB4E या फिर AB4L, मैंने तुम लोगों को ऐसे लिखवा है, L मतलब लोन पेयर, और जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो E लिख दिया है कि इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, बस। तो अगर E लिखे मतलब उस E का मतलब है इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर ऐसा है। और ये जो मैंने तुमको L लिखा है लोन पेयर डायरेक्टली लिखवा दिया, ठीक है, ताकि तुमको चीजें समझ में आ जाए और याद रहे। और फिर चलो हाँ, उसमें 2 स्ट्रक्चर उसने दे रखे थे, एक ये स्ट्रक्चर और यहाँ लोन पेयर बनाया है एक्सियल पे, और इसमें लोन पेयर का बनाया है इक्वेटोरियल पे। इसमें एक्सियल पे लोन पेयर बनाया है, इसमें इक्वेटोरियल पे। बेटा बातें मत करो। और फिर पूछा है कि दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या फिर लोन पेयर यहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा या यहाँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को मोस्ट स्टेबल में रखना चाहेगा, तो लोन पेयर वहीं रखेगा जहां ज्यादा स्टेबल है। तो इन दोनों में से अपने को कौन सा स्टेबल दिख रहा है, देखो इसमें अगर लोन पेयर में ऊपर रखता हूं तो लोन पेयर 3 बॉन्ड को धक्का दे रहा है, इसको धक्का देगा, इसको और इसको। ऊपर अगर रखा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा था, एक डंडा नीचे, ट्रायंगल के ऊपर अगर लोन पेयर रखा तो इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को, तीनों बॉन्ड को धक्का देगा। तो 3 बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हुआ ना, मतलब 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है, अब वही चीज जब मैंने इस पे रखी इक्वेटोरियल पे, ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे जब इधर रखा तो ऊपर वाले बॉन्ड से नीचे वाले बॉन्ड से रिपल्शन कर रहा है बस, ठीक है। तो ये इधर इसको धक्का दे रहा है और इधर, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जहां कम रिपल्शन हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए वो इस वाले स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बोलता है। क्लियर है? तो वही लिखा है इन ए, मतलब ए वाले, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन फॉर देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ए वाले में है ना, एट 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। इन बी सेकंड वाले में द लोन पेयर इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन, बी में लोन पेयर का इक्वेटोरियल पे, देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये सेकंड वाले में 2 ही रिपल्शन हो रहे हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, इक्वेटोरियल पे रखा। Hence the arrangement B is more stable, क्योंकि उसमें कम रिपल्शन हो रहा है। The shape, फिर वो B का शेप हो तो तुम बता ही दोगे कि यहाँ रखूंगा तो कैसा दिख रहा है, के जैसा, और ऊपर रखता तो क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। हाँ मतलब लोन पेयर अगर कहीं भी उसमें एक लोन पेयर है तो बॉन्ड कितने दिख रहे, 4 ही है ना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल दिखता। यहाँ रखता तो के शेप या सीसॉ शेप दिख रहा है, तो वही एनसीईआरटी बोल रही है कि यहाँ रखा जाएगा, वो यहाँ नहीं रखते ड्यू टू ये रीजन, 3 और 2। कभी आता है एग्जैक्ट रीजन तो तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है? और इसके बाद वाले जो 2 थे अपन ने बताया था sp3 d2 और d3, उनमें अपन एक्सियल से तोड़ते हैं बॉन्ड। ठीक है, चलो इधर सारे, अब यहाँ पे अपना हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है, कोई भी चीज छोटी नहीं है। ठीक है, हर जगह से जितना भी मिला था मुझे कंटेंट सारा पढ़ा दिया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से या रीजनिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मतलब जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे ना तुम्हारे, ऑलमोस्ट सारे थ्योरी में मिल जाएंगे तुमको।
ठीक है। अब जाके हाइब्रिडाइजेशन के कहीं से कैसे भी क्वेश्चन लगाओगे लग जाएंगे। क्लियर है सभी को? फिर भी कोई डाउट्स आए तो आके पूछ लेना एक बार। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? ठीक है। और एक चीज और सुन लो, जब अपन ने स्टार्टिंग करी थी ना वैसे पर नहीं, कौन सा, कॉफेल एंड लुइस, वैसे वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, और मैंने फर्स्ट डे जब तुमको यहाँ चारों नाम लिखवाए थे तो उसमें बताया था कि वीबीटी जो है उसने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन में मैंने गलती से मॉलिक्यूलर लिखा दिया था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में लिखोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वहां करेक्ट कर लो। अभी वहां क्या लिखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर एमओटी जो लिखा था उसमें तो मॉलिक्यूलर ही लिखा था, तो मैंने 2 जगह मॉलिक्यूलर लिखवा दिया था, ठीक है। तो तुमको वीबीटी में क्या लिखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन में लिखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर एमओटी जब आएगा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो उसमें लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 3 अलग अलग थ्योरी ने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव में चीजें बोली है, एटॉमिक, हाइब्रिड और मॉलिक्यूलर। क्लियर है? चलो बस ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।